हेलो एवरीवन। तो आज मैं फॉलन टू पैराडाइज मांगा की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो आगे की कहानी में खाने की खुशबू को सूंघकर अंगे अपने मन में सोचती है कि इतनी अच्छी खुशबू किस चीज की आ रही है। ये सोचकर अंगे उस खुशबू को सूंघकर उसका पीछा करते हुए उस जगह की तरफ आगे बढ़ने लगती है जहाँ से वो खुशबू आ रही थी। अंगे उस खुशबू को सूंघकर फॉलो करते हुए अपने मन में कहती है कि ये तो बिल्कुल वैसी ही खुशबू है जैसी कि मेरे शेफ के चीज कोन से आती थी। ये सोचकर अंगे उस खुशबू को फॉलो करते हुए किचन में पहुंच जाती है और फिर दरवाजे के पास खड़े हुए चुपचाप अंदर की तरफ झांकने लगती है। तभी एडन मीट के कुछ पीसेस को काटते हुए अंगे से कहता है कि आप आ गई, प्लीज शांति से एक कुर्सी लेकर उस पर बैठ जाइए और इस बार किसी भी सामान को नीचे मत गिराएगा। एडन की ये बातें सुनकर अंगे बहुत गुस्सा हो जाती है और फिर गुस्से में कंप कपाते हुए अपने मन में कहती है कि वो मुझे अच्छे से भी तो सीट पर बैठने के लिए कह सकते थे, इसमें भी प्रवचन देने की क्या जरूरत थी। ये सोचकर अंगे वहीं पास ही की चेयर के पास जाकर बैठने लगती है। पर तभी एडन अंगे से पूछता है कि क्या आपने अपनी चोट पर दवाई लगाई। एडन का सवाल सुनकर अंगे थोड़ा घबरा जाती है और फिर अपने मन में कहती है कि क्योंकि अब मुझे मेरी चोट में दर्द नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं दवाई लगाना तो भूल ही गई। ये सोचकर अंगे घबराते हुए चुपचाप एक कुर्सी के ऊपर बैठ जाती है और फिर एडन से नजरें चुराते हुए उससे झूठ कहती है कि हाँ, मैंने दवाई लगा ली है। अंगे की ये बात सुनकर एडन एक खाने की प्लेट को टेबल पर अंगे के सामने रखते हुए उससे कहता है कि ये रहा आपका खाना। पर उस खाने को देखकर अंगे एडन से पूछती है कि क्या ये ब्रेड है। इस पर एडन अंगे से कहता है कि ये मैंने मक्की के उस ठंडे हो चुके दलिये की नई डिश बनाई है और ये पुराने वाले सख्त हो चुके दलिये को गर्म करके खाने से भी ज्यादा स्वादिष्ट होगी। एडन की ये बात सुनकर अंगे डिप्रेस्ड होकर उस खाने की प्लेट की तरफ देखते हुए नाराज होकर एडन से कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आपने बचे हुए खाने का इस्तेमाल करके ये खाना तैयार किया। अंगे की ये बात सुनकर एडन वहां से जाते हुए अंगे की तरफ पीट करके उससे कहता है कि आपके जैसी आलसी और पिकी लेडी मेरी बनाई हुई ये डिश डिजर्व ही नहीं करती है। एडन की ये बात सुनकर अंगे भी मुंह फुला लेती है, पर तभी फिर से अंगे का पेट भूख की वजह से आवाज करने लगता है। ये देखकर अंगे एडन की बनाई हुई उस डिश का एक टुकड़ा कांटे में लेकर उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है कि लेकिन मेरे पास इस डिश को खाने के अलावा कोई और चॉइस भी नहीं है। ये सोचकर अंगे नर्वस होकर अपनी आंखें बंद करके जल्दी से उस खाने के टुकड़े को अपने मुंह में डाल देती है। पर जैसे ही वो खाना अंगे के मुंह में जाता है तो अंगे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो जल्दी से अपनी आंखें खोलकर हैरानी से अपने मन में कहती है कि ये क्या, ये बाहर से खाने में क्रिस्पी और अंदर से खाने में सॉफ्ट है। ये तो खाने में दलिये की तरह बिल्कुल भी नहीं है। अंगे को वो डिश खाने में बहुत टेस्टी लगती है, इसीलिए वो मजे लेकर उस डिश को खाते हुए हैरानी से एडन से पूछती है कि ये कौन सी डिश है। अंगे का सवाल सुनकर एडन अपना काम करते हुए अंगे को जवाब देता है कि इस डिश को पोलेंटा कहते हैं। अंगे से ऐसा कहने के बाद एडन एक नजर अंगे की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि क्या ये डिश स्वाद में ठीक ठाक है। एडन का सवाल सुनकर अंगे खुशी खुशी उस डिश को खाते हुए एडन से कहती है कि हाँ, मेरे ख्याल से ये इतनी बुरी नहीं है। अंगे का जवाब सुनकर एडन कड़छी में एक ऑमलेट जैसी चीज निकालते हुए धीमे से अपने आप से कहता है कि मुझे पता था कि वो मुझे फिर से अपना वही एटीट्यूड दिखाएगी। ऐसा कहकर एडन वो कड़छी लेकर अंगे के पास जाता है और फिर उस कड़छी की डिश को अंगे की प्लेट में डालते हुए उससे कहता है कि इसके साथ पोलेंटा खाने से ये और भी ज्यादा टेस्टी लगेगा। एडन की बात मानकर अंगे उन दोनों डिशेस को एक साथ खाती है और फिर खुश होकर अपने मन में कहती है कि हाँ, अब तो ये सच में और भी टेस्टी लग रहा है। अंगे अपनी आंखें बंद करके उस डिश को मजे लेकर खाते हुए ये सोच ही रही थी कि तभी अचानक से अंगे को कड़कते हुए तेल की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए वो जल्दी से अपनी आंखें खोल देती है और फिर हैरान होकर कुछ सूंघने लगती है। दरअसल एडन मीट के उन टुकड़ों को गर्म गर्म तेल में तल रहा था, जिसकी वजह से उनके पकने की खुशबू अंगे की नाक में भी पहुंच जाती है। इसीलिए अंगे एडन की पीठ की तरफ एकटक देखते हुए अपने मन में कहती है कि ये डिश जो सर एडन तल रहे हैं, मैं उसके पकने की आवाज सुनकर ही कह सकती हूँ कि ये डिश खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होने वाली है। वहीं एडन को भी रियलाइज हो जाता है कि अंगे काफी देर से लगातार उसकी तरफ देखे जा रही है, इसीलिए वो जल्दी से पीछे मुड़कर घूर कर अंगे की तरफ देखने लगता है। पर तभी अंगे जल्दी से एडन से अपनी नजरें फेर लेती है और फिर इधर उधर देखते हुए धीमे धीमे सीटी बजाने लगती है। ये देखकर एडन अंगे से पूछता है कि क्या आप भी ये डिश खाकर ट्राई करना चाहेंगी। एडन का सवाल सुनकर अंगे अपनी आंखें बंद करके थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए एडन को जवाब देती है कि नहीं, मेरा पेट भर गया है। एडन से ऐसा कहने के बाद अंगे अपने मन में कहती है कि एक अच्छे घर की लड़की को लालच करके भुक्कड़ की तरह खाना नहीं खाते रहना चाहिए। उसे इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। अंगे अपनी आंखें बंद करके ये सोच ही रही थी कि तभी एडन अपनी बनाई हुई कुछ और खाने की डिशेस एक प्लेट में डालकर टेबल पर अंगे के सामने रख देता है और फिर अंगे की सामने वाली कुर्सी पर बैठकर अपना खाना खाने लगता है। पर एडन की प्लेट की उन डिशेस को देखने के बाद अंगे के मुंह में पानी आ जाता है, इसीलिए वो लगातार एक टक खाना खा रहे एडन के मुंह की तरफ देखने लगती है। वहीं अंगे को अपने मुंह की तरफ देखते हुए देखकर एडन एक लंबी सांस लेता है और फिर अंगे से कहता है कि लेडी अंगे, आपके इस तरह से मुझे खाते हुए देखने की वजह से मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। एडन की ये बात सुनकर अंगे थोड़ा घबरा जाती है और फिर घबराकर थोड़ी ऊंची आवाज में हकलाते हुए एडन से कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया।
अंगे की ये बात सुनकर एडन अपनी प्लेट में से मीट की एक स्लाइस काटकर अंगे की प्लेट में डालते हुए उससे कहता है कि कम से कम इसे थोड़ा सा तो चख कर देखिए। पर एडन की ये बात सुनकर अंगे थोड़ा नर्वस होकर एडन को मना करते हुए कहती है कि नहीं, मैंने आपको बताया तो कि मेरा पेट भर गया है। इस पर एडन अंगे से कहता है कि शायद आपको पता नहीं है, लेकिन मुझे मेरा खाना खाते हुए देखकर आपके मुंह से लार टपकने लगी है। एडन की ये बात सुनते ही अंगे बहुत शॉक्ड हो जाती है और फिर जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को छुपाते हुए कहती है कि ओह नहीं। ऐसा कहने के बाद अंगे अपनी प्लेट में रखी हुई उस स्लाइस को देखते हुए अपने मन में कहती है कि क्योंकि पिछले 1 महीने से मैंने मीट को देखा भी नहीं है, इसीलिए अब मेरा इसे खाने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है। अपनी प्लेट में रखी हुई उस स्लाइस को देखकर अंगे को उसे खाने का बहुत लालच हो रहा था, इसीलिए फिर वो अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचती है और फिर जल्दी से अपनी आंखें खोलकर एडन की तरफ देखते हुए उससे कहती है कि जब आपने इसे बनाने में इतनी मेहनत की है तो मेरे ख्याल से मुझे आपकी मेहनत को जाया नहीं होने देना चाहिए और इसे थोड़ा सा खाकर ट्राई कर ही लेना चाहिए। अंगे को इस तरह से बहाने बनाते हुए देखकर एडन बिल्कुल चुप हो जाता है और अंगे की तरफ देखने लगता है। तभी अंगे खुश होकर उस फ्राइड मीट स्लाइस को खाने लगती है। अंगे को अपनी आंखें बंद करके मजे लेकर खाते हुए देखकर एडन को इतनी डिलिशियस डिश बनाने के लिए थोड़ा सा प्राउड फील होता है, इसीलिए वो थोड़ा सा खुश हो जाता है और फिर खाना खाती हुई अंगे की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि आप थोड़ा और खाना लेना चाहेंगी। एडन को और खाना ऑफर करते हुए सुनकर अंगे खुश हो जाती है और फिर अपनी प्लेट को एडन की तरफ थोड़ा सा पुश करते हुए उससे कहने लगती है कि अगर आप इतना जोर डाल ही रहे हैं तो। अंगे ने अभी इतना कहा ही था कि तभी एडन मीट की कुछ और स्लाइसेस अपनी प्लेट से उठाकर अंगे की प्लेट में डालने के बाद कुछ फ्राई किए हुए प्याज के टुकड़ों को भी अंगे की प्लेट में डालने लगता है। पर क्योंकि अंगे को प्याज खाना पसंद नहीं था, इसीलिए एडन को प्याज के पीसेस को अपनी प्लेट में डालते हुए देखकर अंगे उससे कहती है कि आपको मुझे अपना प्याज देने की जरूरत नहीं है, आप अपना प्याज खुद ही खा लो। अंगे की ये बात सुनकर एडन उससे कहता है कि तो आप सच में एक पिकी ईटर है ना? एडन को अपनी छांट कर खाने की आदत के बारे में जानते हुए देखकर अंगे थोड़ा घबरा जाती है और फिर जल्दी से हकलाते हुए एडन से झूठ कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब खाना और सभी तरह की सब्जियां आराम से खा लेती हूँ। एडन से झूठ कहने के बाद अंगे प्याज के एक टुकड़े को अपनी प्लेट से उठाकर अपने मुंह में डालते हुए अपने मन में कहती है कि अभी मैं थोड़ा सा प्याज खाने का दिखावा कर लेती हूँ और फिर बाद में इस प्याज को अपनी प्लेट में ही छोड़ दूंगी। लेकिन मुझे प्याज खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये सोचकर अंगे उस प्याज के टुकड़े को चबाने लगती है, पर तभी अंगे को वो प्याज का टुकड़ा खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। ये देखकर अंगे थोड़ा हैरान हो जाती है और फिर ब्लश करते हुए अपने मन में अपने आप से कहती है कि ये तो खाने में बहुत अच्छा है। वहीं अंगे को खुश होकर खाना खाते हुए देखकर एडन चुपचाप खामोश होकर अंगे की तरफ देखता रहता है और फिर अपने मन में कहता है कि मुझे नहीं पता क्यों, शायद या तो क्योंकि ये लड़की मेरा बनाया हुआ खाना मजे लेकर खा रही है या फिर क्योंकि इस लड़की के खाना खाने का सलीका बहुत अच्छा है। लेकिन जो भी हो, मैं इस लड़की को इस तरह से खाना खाते हुए देखकर इससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा हूँ और इस लड़की के होंठ बहुत छोटे छोटे। इतना सोचकर एडन अचानक से अपने मन में कहता है कि स्टॉप। ऐसा सोचकर एडन जल्दी से अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है। वहीं एडन की चेयर के पीछे होने की आवाज सुनकर अंगे खाते खाते रुक जाती है और अपनी आंखें खोलकर हैरानी से एडन की तरफ देखती है। ये देखकर एडन अपने मन में कहता है कि वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए मुझे एक बेचारी नन्ही चिड़िया के बच्चे की तरह लगी थी और इसके अलावा कुछ नहीं। ये सोचकर एडन मुड़कर वहां से जाते हुए अंगे से कहता है कि प्लीज जब आप अपना खाना खाकर खत्म कर लो तो आप अपनी प्लेट को सिंक में धोने के लिए डाल देना। एडन की ये बात सुनकर अंगे उससे पूछती है कि आपका मतलब है कि मैं खुद अपनी जूठी प्लेट को उठाकर सिंक में रखूं? अंगे की ये बात सुनकर एडन अचानक से वहां से जाते जाते रुक जाता है और फिर पीछे की तरफ मुड़कर गुस्से में एक नजर अंगे की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि लेडी अंगे, जब आपके पास अपने बिल्कुल सही सलामत ठीक ढंग से काम करने वाले हाथ पैर है तो फिर आप खुद अपना काम करने की कोशिश क्यों नहीं करती है? एडन की ये बात सुनकर अंगे अपनी दोनों बाजुएं क्रॉस करके बैठकर अपनी आंखें बंद करके एडन से झूठ कहती है कि मैं अपने हाथ पैर को बिल्कुल सही सलामत नहीं कहूंगी, क्योंकि मेरे थोड़ी देर पहले नीचे गिरने की वजह से मेरे दाहिने घुटने में अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। अंगे की ये बात सुनकर एडन एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है और फिर नर्वस होकर अंगे से कहने लगता है कि लेकिन। पर इतना कहने के बाद एडन आगे कुछ नहीं कहता है और फिर अपनी आंखें बंद करके एक लंबी सांस लेते हुए अपने मन में अपने आप से कहता है कि एडन फिट्जरॉय, बिल्कुल शांत रहो, तुम्हें इस लड़की के जितना नीचे नहीं गिरना चाहिए। अपने मन में ऐसा कहने के बाद एडन अंगे की जूठी प्लेट उठाकर वहां से जाते हुए अंगे से कहता है कि ठीक है, और एक बात और, मुझे ये घर छोड़कर जाना होगा। एडन ने अभी इतना ही कहा था कि तभी अंगे हैरान होकर अपनी कुर्सी से खड़ी हो जाती है और फिर थोड़ी ऊंची आवाज में एडन से पूछती है कि वेट, आप यहाँ से जा रहे हो फिर से? अंगे के सवाल सुनकर एडन उससे कहता है कि हाँ, मुझे काम पर तो जाना ही होगा। एडन की ये बात सुनकर अंगे अपने सीने पर हाथ रखते हुए एडन से पूछती है कि तो फिर मेरा क्या? मैं यहाँ पर अकेले रहकर क्या करूंगी? यहाँ पर तो मेरे करने लायक कोई काम भी नहीं है।
एडन उन जूठी प्लेट्स को सिंक में डालने के एक लंबी सांस लेता है और फिर थोड़े गुस्से में पीछे अंगे की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि वो आपकी परेशानी है कि आप समय बिताने के लिए क्या करती है। एडन की ये बात सुनकर अंगे उससे कहने लगती है कि ये आपका घर है और मैं सिर्फ यहाँ पर कुछ दिनों की मेहमान हूँ, इसीलिए मेरा ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी बनती। अंगे ने अभी इतना ही कहा था कि तभी एडन अंगे की तरफ चलकर आते हुए थोड़े गुस्से में उससे कहता है कि लेडी अंगे, ऐसा लगता है कि आपको बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो गई है। ऐसा कहकर एडन अंगे के सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर थोड़े गुस्से में अंगे की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि आप मेरी मेहमान नहीं हो। एडन की ये बात सुनकर अंगे थोड़ा घबरा जाती है। तभी एडन अंगे से आगे कहता है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मैं भी अपनी मर्जी से आपके साथ एक ही छत के नीचे नहीं रह रहा हूँ, मुझे भी मजबूरी में आपके साथ रहना पड़ रहा है। एडन की ये बातें सुनकर अंगे गुस्से में एडन को घूर कर देखते हुए अपने होंठ चबाने लगती है। तभी एडन एक पोंछे को डाइनिंग टेबल पर रखकर वहां से जाते हुए अंगे से कहता है कि अगर आप बोर होने लगें तो आप पूरे किचन में पोछा लगाकर साफ सफाई कर सकती है। ऐसा करने से आपको पता भी नहीं चलेगा कि पूरा दिन कब खत्म हो गया। एडन की ये बातें सुनकर अंगे अपनी चेयर पर से खड़ी हो जाती है और फिर गुस्से में कंप कपाने लगती है। तभी अंगे को इतना शांत देखकर एडन एक नजर पीछे अंगे की तरफ देखता है और फिर किचन से बाहर जाते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे सारी भड़ास निकालने के बाद काफी अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन साथ ही मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो। वहीं एडन की बातें सुनने के बाद अंगे बहुत गुस्सा हो गई थी, इसीलिए वो डाइनिंग टेबल पर रखे हुए उस पोंछे को उठाने के बाद उसे गुस्से में जमीन पर फेंकते हुए थोड़ी ऊंची आवाज में कहती है कि आखिर उसकी परेशानी क्या है, साफ सफाई, और वो भी मैं करूं। ये कहकर अंगे फिर से गुस्से में अपने होंठ चबाते हुए अपने मन में सोचती है कि मैं यहाँ पर उसकी नौकरानी या फिर पर्सनल असिस्टेंट बनने नहीं आई हूँ। जब तक कि मेरे पास किसी काम को करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचती है और मैं कोई काम करने के लिए बहुत मजबूर नहीं हो जाती हूँ, तब तक मैं कभी भी इस घर का कोई भी काम नहीं करूंगी। रात को अंगे एडन के पास जाकर कुछ लेटर्स को आगे एडन की तरफ बढ़ाती है। ये देखकर एडन अंगे की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि इतने सारे खत। इस पर अंगे एडन को जवाब देते हुए कहती है कि मैंने इन खतों में कुछ बहुत ही जरूरी बातें लिखी हैं, इसीलिए जैसे ही आप कैपिटल में पहुंचे तो आप इन खतों को मेल कर दे। मुझे इन खतों के जरिए मेरे पिता को ये बताना होगा कि मैं सही सलामत यहाँ पर पहुंच गई हूँ। अंगे की ये बातें सुनकर एडन थोड़ा परेशान हो जाता है और फिर अपने मन में सोचता है कि लेकिन इन खतों को मेल के जरिए भेजने के लिए मुझे यहाँ से दूर टाउन में जाना होगा, और अगर मैं टाउन जाऊंगा तो। ये सोचकर एडन को काफी सदमा लगता है, जिसकी वजह से उसकी सांसें फूलने लगती है और उसके दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है। टाउन के लोगों को गुस्से भरी नजरों से अपनी तरफ देखते हुए और एडन को खूनी कहकर इमेजिन करते हुए देखकर एडन की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। तभी अंगे एडन को सर एडन कहकर पुकारते हुए पूछती है कि क्या हुआ। अचानक से अंगे की आवाज सुनकर एडन थोड़ा घबरा जाता है और फिर हैरानी से अपनी नजरें उठाकर अपने सामने खड़ी हुई अंगे की तरफ देखता है। वहीं एडन को इस तरह से सोच में पड़कर वहां पर बैठे हुए देखकर अंगे भी थोड़ा नर्वस हो गई थी। अंगे को अपनी तरफ खत बढ़ाए देखकर एडन अपने मन में अपने आप से कहता है कि मैं बेकार की बातों के बारे में सोचकर ऐसे ही परेशान हो रहा हूँ। ये सोचकर एडन अपनी आंखें बंद करके एक लंबी सांस लेता है और फिर नर्वस होकर अपने मन में कहता है कि इस लड़की की रिक्वेस्ट मानने का मतलब है कि इसके बाद ये लड़की कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत रहेगी और मुझे परेशान नहीं करेगी। ये सोचकर एडन अंगे के हाथ से वो खत लेते हुए उससे कहता है कि ठीक है। वहीं एडन की ये बात सुनकर अंगे बहुत खुश हो जाती है और फिर एडन से कहती है कि जरा रुकना, मेरे पास इन खतों के अलावा और भी थोड़े खत हैं जो मुझे भेजने को हैं। ये कहकर अंगे वहां से जाते हुए एडन से कहती है कि मैं कल सुबह आपको थोड़े और खत दूंगी, इसीलिए प्लीज आप इन खतों के साथ मेरे दिए उन खतों को भी भेज देना। अंगे की ये बातें सुनकर एडन अंगे के दिए हुए उन खतों को अपने हाथ में लिए हुए उनकी तरफ देखता रहता है और फिर अंगे के वहां से जाने के बाद अपने मन में कहता है कि एक भी ऐसा दिन नहीं होता जो कि शांति से गुजर जाए। ये सोचकर एडन अपनी आंखें बंद करके एक लंबी सांस लेता है और फिर अंगे के दिए उन खतों को अपनी शर्ट की पॉकेट में डालते हुए अपने आप से कहता है कि वो लड़की मुझे समझती क्या है, क्या उसे लगता है कि मैं उसका पर्सनल डाकिया या फिर ऐसा कुछ हूँ। इस सबके के बाद एडन अंगे के दिए हुए उन सभी खतों को टाउन में जाकर मेल कर देता है और देखते ही देखते अंगे के अपने पिता और अपने खास दोस्तों और रिश्तेदारों को उन खतों को भेजे हुए 10 दिन बीत जाते हैं। पर लेकिन उन सभी में से किसी ने भी अभी तक अंगे को कोई जवाब नहीं भेजा था और ना ही कोई उससे मिलने आया था। इसीलिए 10 दिनों बाद रात के समय जब एडन किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रहा था, तब अंगे वहीं सामने डाइनिंग टेबल पर एक कुर्सी में बैठे हुए एडन से पूछती है कि आप फिर से टाउन कब जाओगे। मुझे टाउन में जाकर ये देखना होगा कि कहीं मेरे लिखे हुए खतों में जवाब में मुझे किसी ने कोई खत तो नहीं भेजा है। अंगे की ये बातें सुनकर एडन पनीर के एक बड़े से टुकड़े की स्लाइसेस करके उसे काटते हुए अंगे से कहता है कि मैं जल्दी ही टाउन जाऊंगा। ये सुनकर अंगे एडन से पूछती है कि कितने जल्दी। इस पर एडन अंगे को जवाब देता है कि जब गेहूं के खेत पूरी तरह से पककर काटने के लिए तैयार हो जाएंगे तब। अब तक अंगे अपने भेजे हुए खतों के जवाब के आने का इंतजार करते करते काफी फ्रस्ट्रेट हो गई थी, इसीलिए फिर वो अपने नाखून चबाते हुए कुछ सोचकर एडन से पूछती है कि गेहूं के खेत कब पककर कटने के लिए तैयार होंगे।
अंगे का सवाल सुनकर एडन एक लंबी सांस लेता है और फिर अंगे से कहता है कि आप ये सवाल गेहूं से जाकर क्यों नहीं पूछ लेती है। लेकिन अभी तो गेहूं बिजे हुए मुश्किल से ही 1-1.5 हफ्ता ही हुआ था, इसीलिए इतने छोटे गेहूं को देखकर अंगे थोड़ा गुस्सा हो जाती है और फिर एडन से पूछती है कि क्या आप उससे पहले टाउन नहीं जाओगे क्या। अंगे का सवाल सुनकर एडन उन कटे हुए पनीर के टुकड़ों को गर्म गर्म पके हुए मक्की के दलिये के बर्तन में डालते हुए अंगे से कहता है कि मैं काम में बहुत बिजी हूँ, इसीलिए मैं टाउन नहीं जा सकता हूँ। पर एडन के उन पनीर के टुकड़ों को गर्म गर्म खाने में डालते ही खाने के बर्तन से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है, इसीलिए उस खुशबू को सूंघते ही अंगे का गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाता है और फिर वो खाने के सपने लेते हुए अपने मन में कहती है कि वाओ, बटर की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। पर ये सोचते ही एंगे अपना सिर नहीं में हिलाते हुए फिर से अपने मन में कहती है कि नहीं एंगे, इस सब से बाहर आओ। ये सोचकर अंगे सीरियस होकर खाना बना रहे एडन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे कैसे भी करके इस हफ्ते ही किसी न किसी के खत का जवाब लिखकर भेजना ही होगा। लेकिन सर एडन तो टाउन जाने से मना कर रहे हैं, इसीलिए क्या मुझे अपने साथ लाए हुए वो पैसे सर एडन को टाउन जाने के लिए ऑफर करने चाहिए? हो सकता है कि पैसे लेकर वो मेरे खतों का जवाब लाने टाउन चले जाएं, लेकिन मेरे पास तो उन्हें देने के लिए बहुत ही कम पैसे हैं और मुझे नहीं लगता है कि इतने कम पैसों से मेरा काम बनेगा। ये सोचकर अंगे अपने मन में अपने आप से फिर से कहती है कि नहीं, जब मैं यहाँ से जाऊंगी तो मुझे उन पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मुझे वो पैसे संभाल कर रखने चाहिए और बिल्कुल भी खर्च नहीं करने चाहिए। ये सब सोचकर अंगे बहुत ही बेचारी होने का नाटक करते हुए झूठ मूठ के आंसू बहाते हुए एडन से कहती है कि प्लीज क्या आप मेरे खतों का जवाब लाने टाउन नहीं जा सकते हो? मैं अपने पिता की हालत के बारे में सोच कर फिक्र के मारे यहाँ पर मरी जा रही हूँ। पता नहीं उन्होंने मेरे जाने के बाद मेरी फिक्र में ठीक ढंग से खाना भी खाया होगा कि नहीं, और पता नहीं कि वो मेरी फिक्र में अच्छे से सो भी पा रहे हैं कि नहीं। अंगे ड्रामा करते हुए ये सब कह ही रही थी कि तभी एडन गरम गरम खाना लेकर डाइनिंग टेबल के पास आता है और फिर अंगे से कहता है कि थोड़ा पीछे हटो, खाना बहुत गर्म है। ऐसा कहकर एडन जल्दी से उस गरम गरम खाने के पैन को थोड़ा जोर से टेबल पर रख देता है। वहीं अपनी एक्टिंग का एडन पर कोई असर नहीं होते हुए देखकर अंगे बहुत उदास हो जाती है और फिर हैरानी से एडन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर ये आदमी है क्या, एक टीन का बना हुआ आदमी जिसे फीलिंग्स या प्यार जैसी कोई बात समझ ही नहीं आती है। तभी अंगे को अपनी तरफ इस तरह से देखते हुए देखकर एडन अंगे के सामने अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और फिर चम्मच और कांटे से ढेर सारा खाना उठाते हुए अंगे से कहता है कि मुझे यकीन है कि जैसे आप यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हो, वैसे ही आपके पिता भी ठीक ही होंगे। ऐसा कहकर एडन चम्मच में उठाई हुई पनीर की स्लाइसेस को उस खाने के पैन में डाल देता है। तभी अंगे मुंह फुलाते हुए एडन से कहती है कि जब से हर सुबह वो मुर्गा मुझे बांग देकर जल्दी जगा देता है, तब से मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। ऐसा कहकर अंगे वहाँ टेबल पर अपने पास रखी हुई बहुत सारी ब्राउन ब्रेड के पीसेस में से एक पीस को उठाते हुए एडन से कहती है कि वैसे मुझे डार्क ब्रेड अच्छी नहीं लगती है। अंगे की ये बात सुनकर एडन उस खाने के पैन को अंगे और अपनी खाने की प्लेट के बीच में रखते हुए अंगे से कहता है कि मेरे पास कुछ और पकाने के लिए टाइम ही नहीं था। एडन की ये बात सुनकर अंगे मजे लेकर अपना खाना खाने लगती है। वहीं एडन अपना खाना खाते हुए लगातार अपने खाने की प्लेट को घूरे जा रहा था। फिर एडन थोड़ा परेशान होकर अपने मन में अपने आप से कहता है कि शायद मुझे इस साल इतनी ज्यादा फसलें नहीं बोनी चाहिए थी। ये सोचकर एडन खाना खाते हुए फिर से कुछ सोचते हुए कहता है कि नहीं, मैंने ज्यादा फसलें बोकर ठीक ही किया। ये सब सोचकर एडन टेबल पर से ब्राउन ब्रेड को उठाते हुए अपने मन में कहता है कि जैसा कि मैंने कैदियों के कैंप में सपना देखा था कि वापस लौटने पर मैं बहुत सारी फसलें उगाऊंगा। ये सब सोचकर एडन अपने दादाजी की दी हुई सिख को याद करते हुए अपने आप से कहता है कि जैसा कि मेरे दादाजी ने कहा था कि मुझे हमेशा मेहनत करके ईमानदारी से जीना चाहिए और प्रकृति के दिए हुए तोहफों की कद्र करनी चाहिए और कभी भी किसी को भी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए और कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से लोग मुझे कोसे या मुझसे नफरत करने लगें। एडन ये सब सोच ही रहा था कि तभी अंगे हैरान होकर एडन की तरफ देखते हुए उससे पूछती है कि सर एडन, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? ये पूछकर अंगे एडन को रिक्वेस्ट करते हुए उससे पूछती है कि सर एडन, कम से कम मुझे ये तो बता दीजिए कि आखिर गेहूं के खेत कब पकेंगे और कब गेहूं की फसलें कटेगी। अंगे को इस तरह से बात करते हुए देखकर एडन ब्लश करने लगता है और फिर अपने मन में कहता है कि वो मुझे अभी थोड़ी क्यूट, पर ये ख्याल अपने मन में आते ही एडन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और फिर अंगे की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि व्हाट द हेल, मैं अभी क्या सोच रहा था। वहीं अचानक से एडन को इतना डरावना चेहरा बनाकर अपनी तरफ देखते हुए देखकर अंगे घबराकर थोड़े पीछे हो जाती है और फिर डर के मारे कंप कपाते हुए धीमे से अपने आप से कहती है कि अचानक से सर एडन ने इतना डरावना चेहरा क्यों बना लिया। अंगे को इस तरह से घबराते हुए देखकर एडन अपनी आंखें बंद करके ऐसे ही झूठ मूठ का खरासता है और फिर अंगे को जवाब देते हुए कहने लगता है कि गेहूं की फसलें पककर कटने के लिए तैयार। पर एडन सिर्फ इतना ही कहता है और फिर अचानक से चुप हो जाता है। फिर एडन अंगे की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए अपने मन में कहता है कि वेट, अगर मैं उसे ये सच बताऊंगा कि अभी तो गेहूं की फसल के पककर तैयार होने में कई महीने बाकी है,
तो ये सुनकर तो वो पक्का बहुत घबरा जाएगी, इसलिए मैं उसे सच में थोड़ा सा झूठ मिलाकर ये कह देता हूँ कि गेहूं की फसल पककर जल्दी ही तैयार हो जाएगी। ये सब सोचकर एडन अंगे से कहता है कि फसल पककर तैयार होने में लगभग 1-2 महीने लग जाएंगे। पर एडन की ये बात सुनकर अंगे बहुत शॉक्ड हो जाती है और फिर एडन से पूछती है कि क्या 1-2 महीने? ऐसा पूछने के बाद अंगे बहुत ही उदास होकर एडन से कहती है कि इसका मतलब है कि तब तक मैं इसी घर में फंसी रहूंगी। अंगे की ये बातें सुनकर एडन अपनी और अंगे की जूठी प्लेट्स को टेबल पर से उठाकर वहां से सिंक की तरफ जाते हुए अंगे से कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। एडन की ये बात सुनकर अंगे एडन की तरफ देखते हुए उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे अपना एक घोड़ा उधार दे दीजिए। मैं उस घोड़े की सवारी करके खुद ही टाउन चले जाऊंगी और वहां से अपने खत ले आऊंगी। पर अंगे की ये बात सुनकर एडन गुस्सा हो जाता है और फिर अंगे की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि नहीं, अगर वहां जाकर आप किसी मुसीबत में पड़ गई तो? एडन की ये बात सुनकर अंगे भी गुस्सा हो जाती है और फिर गुस्से में अपनी चेयर से खड़ी होकर एडन से कहती है कि तो फिर मैं क्या करूं? आप तो मेरी सारी रिक्वेस्ट को मानने से इनकार करके मुझे इग्नोर करते रहते हैं, और अगर आप नहीं चाहते हैं कि मैं अकेले टाउन जाऊं तो फिर आप मेरी बात मानकर खुद ही टाउन जाकर मेरे खत क्यों नहीं ले आते हैं? अंगे की ये बातें सुनकर एडन और भी गुस्सा हो जाता है और फिर गुस्से में चिल्लाते हुए अंगे से कहता है कि मैंने कहा कि मैं बिजी हूँ और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ना तो मैं आपका नौकर हूँ और ना ही आपका कोई सबऑर्डिनेट जो आपके सारे ऑर्डर्स फॉलो करे। इसीलिए बार बार मुझे ये बात दोहराकर आपको याद दिलाने के लिए मजबूर करना बंद कर दीजिए। एडन को इतना ज्यादा गुस्सा करते देखकर अंगे थोड़ा घबरा जाती है और खामोश होकर हैरानी से एडन के चेहरे की तरफ देखने लगती है। वहीं अंगे को इस तरह से घबराए हुए अपनी तरफ देखते हुए देखकर एडन भी थोड़ा घबरा जाता है और फिर थोड़ा नर्वस होकर अंगे से अपनी नजरें फेरते हुए नीचे जमीन की तरफ देखने लगता है और फिर अपने मन में कहता है कि जब भी कोई मुझे ऑर्डर देता है तो मुझे फिलिप की याद आती है, जो हमेशा से मुझे ऐसे ऑर्डर देता था कि जैसे मैं उसका नौकर हूँ। इस सबके के बाद एडन के अतीत की एक याद को दिखाया जाता है। उस वक्त एडन एक मिलिट्री सोल्जर था, लेकिन उस वक्त उसके बाल सिल्वर कलर के नहीं बल्कि अपनी माँ की ही तरह काले रंग के थे। पर उस वक्त भी एडन की आंखें लाल रंग की ही थीं। उन दिनों एक दिन एडन खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए कुछ सोच रहा था। तभी उसका सौतेला भाई प्रिंस फिलिप, जो कि एडन से अंगे की शादी होने से पहले अंगे का मंगेतर था, वहां पर आता है और फिर एडन को बस्टर्ड कहकर पुकारता है। फिलिप की आवाज सुनकर एडन पीछे मुड़कर फिलिप की तरफ देखता है। एडन कहता है कि उस वक्त मेरी कॉमनर माँ की ही तरह मेरे बाल भी काले थे, लेकिन मेरी लाल आंखें शाही परिवार पर गई थीं, इसीलिए मेरे दादाजी की ही तरह मेरी आंखें भी लाल थीं। उस दिन फिलिप की आवाज सुनकर एडन घूरकर फिलिप की तरफ देखता है। तभी फिलिप एडन की तरफ चलकर आगे आते हुए एडन से कहता है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है और तुम्हारा यहाँ पर होना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बल्कि तुम्हें देखकर तो मुझे तुमसे घिन आती है। एडन कहता है कि फिलिप के ब्लॉन्ड बाल और नीली आंखें थीं, जो कि शाही परिवार से बिल्कुल भी नहीं मिलती थीं। इसीलिए फिलिप मेरी शाही परिवार की ही तरह लाल आंखें होने की वजह से मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करता था और इसीलिए वो मुझे बेइज्जत करने या नीचा दिखाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता था। और अब तो मेरे बाल भी शाही परिवार की ही तरह काले रंग से सिल्वर कलर में बदल गए हैं। एडन ये सब सोच ही रहा था कि तभी अंगे अपनी कुर्सी पर बैठे हुए सिर उठाकर अपने सामने खड़े हुए एडन की तरफ देखते हुए रोंदू सी शक्ल बनाकर एडन से पूछती है कि आखिर मैंने इतनी डांट सुनने लायक ऐसा कौन सा काम कर दिया जो आप इतना ज्यादा गुस्सा हो गए और इतने जोर से मुझ पर चिल्लाकर मुझे डांटने लगे। अंगे का सवाल सुनकर एडन अपनी आंखें बंद करके अपनी गर्दन पर अपना एक हाथ रखते हुए अंगे से कहने लगता है कि आपके बात करने की टोन। पर इतना कहते ही एडन चुप हो जाता है और फिर एक लंबी सांस लेकर अंगे से कहता है कि रहने दो। पर एडन की डांट सुनने के बाद अंगे की आंखों में आंसू आ गए थे, इसीलिए जैसे ही एडन अपनी आंखें खोलकर अंगे की तरफ देखता है तो अंगे की आंखों में आंसू देखकर एडन थोड़ा घबरा जाता है और फिर अपने मन में सोचता है कि क्या मैं उसके साथ बहुत ही ज्यादा सख्ती के साथ पेश आया। ये सोचकर एडन अपने मन सोचता है कि अगर ये सब मेरे दादाजी ने देखा होता तो वो तो मुझे जोर से मेरी टपली पर एक मार देते। ये सब सोचकर एडन चाय की केतली को टेबल पर से उठाकर थोड़े अकवर्ड तरीके से अंगे से पूछता है कि लेडी अंगे, क्या आप चाय पीना चाहेगी? वहीं अंगे, जो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करने की वजह से बहुत कंपकपा रही थी, एडन को चाय पीने के लिए पूछते हुए देखकर जल्दी से अपनी कुर्सी से खड़ी हो जाती है और फिर अपनी आंखें बंद करके आंसू बहाते हुए थोड़ी ऊंची आवाज में एडन से कहती है कि नहीं, आप इस दुनिया की सारी बेकार सी काली चाय अपने लिए ही रख सकते हो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर अंगे अपनी फ्रॉक को थोड़ा ऊपर उठाकर दौड़कर वहां से जाने लगती है। वहीं अंगे को इस तरह से रोते हुए दौड़कर वहां से जाते हुए देखकर एडन थोड़ा घबरा जाता है और फिर अंगे को लेडी अंगे कहकर पुकारते हुए रुकने के लिए कहता है। पर अंगे दौड़कर किचन से बाहर जाने के बाद जोर से किचन का दरवाजा बंद कर देती है। ये सब देखकर एडन अपने एक हाथ को अपनी गर्दन पर रखकर अपनी आंखें बंद करके अपने आप से कहता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं अंगे अपने कमरे में आने के बाद जोर से अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अपने बिस्तर पर आकर बैठ जाती है और फिर एक तकिए से अपना चेहरा छुपाकर रोते हुए अपने मन में कहती है कि पता नहीं सभी मेरे बिना कैसे जी रहे हैं, कहीं वो सभी मुझे पूरी तरह से भूल गए तो।
ये सब सोचकर अंगे कहती है कि जब मैं बहुत ही छोटी थी तभी मेरी माँ की मौत हो गई थी और मेरे पिता अपनी मिस्ट्रेसेस के साथ टाइम बिताने में बिजी रहते थे। इसीलिए मेरा बचपन मेरे खिलौने को गले लगाकर अपने बिस्तर पर मायूस होकर बैठे हुए अकेलेपन के साथ ही बीता। और जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैंने अपने उस अकेलेपन को हाई सोसाइटी में घुलकर नए दोस्त बनाकर भरने की कोशिश की। ये सब सोचकर अंगे तकिए से अपना चेहरा उठाते हुए रोते हुए अपने मन में कहती है कि मैंने उससे सिर्फ एक छोटा सा फेवर ही तो मांगा था, इस पर इतना ज्यादा भड़कने की क्या जरूरत थी, जबकि उसे तो इस बात का भी जरा भी अंदाजा नहीं है कि इस वक्त मुझे कैसा फील हो रहा है। मैं इस वक्त बहुत ज्यादा उदास हूँ और मुझे उससे नफरत है। ये सब सोचकर अंगे सिसकियां भरते हुए अपने आंसू पोंछने लगती है और फिर अपने आप से कहती है कि मैं इस तरह से और नहीं जी सकती हूँ। ये कहकर अंगे अपने आंसू पोंछने के बाद रोना बंद कर देती है और फिर अपने आप से कहती है कि आज रात ही मैं इस जगह को छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी। काफी रात हो जाती है। अंगे अपने सामान की पैकिंग करते हुए अपने मन में कहती है कि मेरे लिए इतनी सजा काफी है ना? मुझे यकीन है कि अगर मैं अपने पिता से माफी मांगकर उनसे मदद मांगूंगी तो वो मुझे माफ कर देंगे और मेरी मदद करेंगे। ये सब सोचकर अंगे अपना सूटकेस पैक करने के बाद उसे बंद कर देती है और फिर अपने मन में सोचती है कि लेकिन हमने अपनी शादी का सर्टिफिकेट तो चर्च में सबमिट करवा दिया है, इसीलिए अगर मैं सच कहूँ तो इसके बाद तो हमारी शादी का टूटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये सब सोचकर अंगे एक जगह पर बैठकर अपने नाखून चबाते हुए अपने मन में सोचती है कि फिर भी अगर हम शादी के बाद काफी समय तक एक दूसरे से अलग रहते हैं तो शायद फिर मैं डाइवोर्स फाइल कर सकती हूँ। और मुझे यकीन है कि सर एडन को भी इससे कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि वो मुझसे नफरत करते हैं, इसीलिए वो भी डिवोर्स के लिए मान जाएंगे। लेकिन असली मुसीबत तो वो एम्परर विलियम कार्डिनर है। उसने ही हमारी शादी करवाई थी और इसीलिए वो हमारे डिवोर्स को मंजूरी नहीं देने वाला है। लेकिन अगर मैं उससे कहूँ कि मैं कभी भी एम्प्रेस की सीट के पीछे नहीं जाऊंगी और एम्प्रेस बनने के बारे में कभी सोचूंगी भी नहीं, इसके अलावा मैं सर एडन के अलावा किसी और आदमी के साथ शादी करके उसके साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताऊंगी, तो शायद वो एम्परर हमारे डाइवोर्स के लिए मान जाएगा। ये सब सोचकर अंगे कहती है कि हाँ, मेरा ऐसा करना ही ठीक रहेगा। और वैसे मैं इस तरह की ड्रेस में वापस नहीं जा सकती हूँ, इसीलिए मुझे अपनी कोई अच्छी सी ड्रेस पहनकर ही वापस जाना चाहिए। ये सब सोचकर अंगे अपनी ड्रेस बदल देती है और फिर उस क्रिनोलाइन को अपने हाथ में लेकर देखते हुए अपने मन में सोचती है कि मैं इसे पहनना तो चाहती हूँ, लेकिन शायद इसे पहनने के बाद मैं घोड़े की सवारी नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मैं इसे बैग में डालकर पैक ही कर देती हूँ। ये सब सोचकर अंगे अपने सामान का सूटकेस और एक छाता उठाते हुए अपने आप से कहती है कि अगर मुझे पता होता कि ये सब होगा तो मैं अपने साथ घुड़सवारी करने की ड्रेस भी लेकर आती। ये सब सोचकर अंगे अपने सामान का सूटकेस उठाए धीमे से अपने कमरे का दरवाजा खोलकर दबे पांव बाहर आती है और फिर इधर उधर देखते हुए अपने मन में सोचती है कि इस वक्त तो सर एडन सो ही गए होंगे, है ना? ये सोचकर अंगे अपने सूटकेस को उठाकर दबे पांव जल्दी से अस्तबल की तरफ जाने लगती है और फिर अपने मन में एडन से कहती है कि सर एडन, अपने घर ग्लास्टर में लौटने के बाद मैं आपको आपके घोड़े के पैसे भी भिजवा दूंगी और साथ में आपका घोड़ा भी वापस भेज दूंगी। ये सोचकर अंगे चुपके चुपके अस्तबल में पहुंचती है और एडन के बंधे हुए घोड़े को खोलकर उसे चुराने की कोशिश करने लगती है। ये देखकर वो घोड़ा हिनहिनाने लगता है और फिर गुस्सा होकर इधर उधर देखते हुए एडन को ढूंढने लगता है। ये देखकर अंगे उस घोड़े से कहती है कि हे, चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी आवाज सुनकर तुम्हारा मास्टर जाग जाएगा। अंगे उस घोड़े को चुप कराने की बहुत कोशिश करती है, पर वो घोड़ा उसकी बात नहीं मानता है और गुस्से में अंगे को देखता रहता है। थोड़ी देर बाद अंगे काफी थक जाती है और फिर उस घोड़े से कहती है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम पर कोई शैतान सवार हो गया हो। उस घोड़े को गुस्सा देखकर अंगे कहती है कि अगर मुझे पता होता कि तुम मेरी बात ऐसे नहीं मानोगे तो मैं अपने साथ तुम्हें देने के लिए थोड़ा गुड़ लेकर आ जाती, लेकिन अब जब मैं अंदर से गुड़ नहीं लाई हूँ तो अब मैं क्या करूँ? ये कहते हुए अंगे इधर उधर देखने लगती है, पर उसे अपने आसपास और कोई काम की चीज दिखाई नहीं देती है। ये देखकर अंगे अपना मुंह लटकाकर एक लंबी सांस लेती है और फिर अपने आप से कहती है कि अगर मेरा बस चलता तो मैं इस वक्त एक सुअर की सवारी करके भी यहाँ से चली जाती। ये कहकर अंगे अपने आप को हिम्मत देते हुए कहती है कि नहीं, अब जब मैंने यहाँ से जाने का फैसला ले ही लिया है तो अब मैं इस तरह से हार नहीं मान सकती। मुझे कैसे भी करके आज रात यहाँ से जाना ही होगा। ये कहकर अंगे घर के बाहर का गेट खोल देती है और फिर अपने मन में सोचती है कि पहले मैं अपनी चिट्ठियाँ लाने के लिए टाउन जाऊंगी, लेकिन अगर वहाँ पर मेरे लिए कोई भी चिट्ठी नहीं आई होगी तो फिर मैं किसी ऐसे इंसान को ढूंढूंगी जो मेरी मदद करके मुझे कैपिटल में मेरे पिता के पास पहुँचा दे। ये सोचकर अंगे अपनी लंबी लंबी पेंसिल हील्स को पहने हुए आगे बढ़ने लगती है और फिर अपने आप से कहती है कि अगर घोड़े की सवारी करके टाउन पहुँचने में 1 घंटा लगता है तो इसका मतलब है कि टाउन यहाँ से कम 10 मील दूर होगा। ये सोचकर अंगे अपनी चिन पकड़कर सोचते हुए अपने मन में कहती है कि शायद इतना कट डिस्टेंस तो मैं पैदल चलकर तय कर ही लूंगी। ये सोचकर अंगे अपने सामने के रास्तों की तरफ देखती है और फिर अपने आप से कहती है कि लेकिन मुझे इनमें से किस रास्ते पर जाना चाहिए? इनमें से एक रास्ता तो कंटीली झाड़ियों वाला है और दूसरा रास्ता बिल्कुल खाली और साफ सुथरा है। बाहिने साइड का रास्ता साफ सुथरा होने की वजह से चलने में आसान होगा, इसीलिए मुझे इसी रास्ते से चलना चाहिए। ये सोचकर अंगे खुश होकर अपने आप से कहती है कि अगर ये रास्ता गलत भी हुआ तब भी कोई बात नहीं, तब मैं इसी रास्ते से चलकर वापस आ जाऊंगी।
ये सोचकर अंगे उस रास्ते की तरफ उंगली से इशारा करते हुए खुश होकर हंसते हुए अपने आप से कहती है कि टाउन में आ रही हूँ। लेकिन क्योंकि अंगे की सेंस ऑफ डायरेक्शन खराब है, इसीलिए वो टाउन जाने के उल्टे रास्ते को चूज करके गलत रास्ते पर निकल पड़ती है। इसके बाद घर में एडन को दिखाया जाता है, जो कि सपने में अपने अतीत को देख रहा था। उस सपने में एडन एक मिलिट्री कैप्टन था और उस वक्त उसके बाल भी काले थे। वहीं फिलिप ने एडन के हाथों को कुर्सी के पीछे लोहे की बेड़ियों से बांध कर रखा था और 2 जेलदार उसके पास ही खड़े हुए चिल्लाकर एडन से पूछ रहे थे कि तुम किसे चुनने वाले हो। वहीं एडन का एक सबॉर्डिनेट रोते हुए एडन से रिक्वेस्ट कर रहा था कि कैप्टन प्लीज मुझे बचा लो। अपने उस सबॉर्डिनेट की रिक्वेस्ट सुनकर एडन अपना सिर उठाकर सामने देखता है, पर क्योंकि उसके हाथों और पैरों को लोहे की जंजीरों से कुर्सी के साथ बांध कर रखा था, इसीलिए वो खड़ा नहीं हो पाता है। तभी एक आदमी एडन की आंखों के सामने ही उसके उस सबॉर्डिनेट को मार डालता है। ये देखकर एडन बहुत शॉक्ड हो जाता है। तभी फिलिप एडन के पास आकर एडन को उसके बालों से जोर से पकड़कर खींचते हुए एडन से कहता है कि तुमसे कितनी बार पूछा गया कि किसी एक को चुनो, लेकिन तुमने नहीं सुना। ऐसा कहकर फिलिप एडन के बाल पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए एडन को खूनी कहकर पुकारता है और फिलिप की ये बातें सुनकर एडन को गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो अपने हाथों में बंधी हुई जंजीरों को खोलने की कोशिश करने लगता है। तभी फिलिप एडन को एक नाजायज औलाद होने की वजह से बस्टर्ड कहकर पुकारता है और फिर उसे उनके टुकड़ों पर पलकर बड़े होने के लिए पैरासाइट कहता है। तभी एडन को सपने में अपने कुछ मरे हुए सबॉर्डिनेट्स भी दिखाई देते हैं, जो कि मरने के बाद एडन को उनका खूनी कहकर पुकार रहे थे। एडन चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था और बेबस होकर उन सभी की बातें सुने जा रहा था। तभी अचानक से एडन को अपने दादाजी अंगे के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन एडन के दादाजी और अंगे खामोश होकर एडन की तरफ देखे जा रहे थे। तभी अंगे भी एडन को खूनी कहकर पुकारती है। अंगे की बात सुनते ही एडन की आंखें खुल जाती है और उसका सपना टूट जाता है। पर उस डरावने सपने को देखने के बाद एडन बहुत घबरा गया था, इसीलिए उसे बहुत पसीना भी आ गया था और उसके दिल की धड़कन भी बहुत तेज चल रही थी और उसे सांस लेने में भी थोड़ी परेशानी हो रही थी। इसीलिए एडन अपने आप को संभालते हुए अपने दिल पर अपना एक हाथ रखता है और फिर बिस्तर के ऊपर सिकुड़ कर बैठते हुए अपने एक हाथ को अपने दिल पर रखे और अपने दूसरे हाथ से चादर को पकड़े अपना सिर चादर में डालते हुए एक लंबी सांस लेता है और फिर अपने मन में कहता है कि अच्छा हुआ कि मुझे दौरा नहीं पड़ा। इसीलिए 10-11 साल पहले हुए उस इंसिडेंट को अभी भी याद आते देखकर एडन हैरान होकर अपने आप से कहता है कि वो सब हुए कई साल बीत गए हैं, लेकिन मैं अभी भी वो सब नहीं भूला हूँ। ये सब सोचकर एडन अपने आप को संभालने के बाद पानी पीने के लिए बिस्तर से उठकर वहाँ पर रखी हुई पानी की केतली के पास जाता है, लेकिन वो पानी की केतली खाली थी। ये देखकर एडन लैंप उठाकर अपने कमरे का दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर आ जाता है और फिर धीमे धीमे दबे पांव लैंप की रोशनी किए पानी लेने किचन की तरफ जाते हुए ऊपर अंगे के कमरे की तरफ देखता है और फिर घबराते हुए अपने मन में कहता है कि अगर मेरे चलने की आवाज सुनकर उसकी नींद टूटी तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा होगी। पर तभी अचानक से एडन की नजर अंगे के कमरे के खुले दरवाजे पर पड़ती है। अंगे के कमरे के दरवाजे को खुला देखकर एडन सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अंगे के कमरे के पास जाता है और फिर दरवाजे की दहलीज पर खड़े होकर कमरे के अंदर झांकते हुए घबराकर अंगे को लेडी अंगे कहकर आवाज डालता है। पर जब एडन को कोई जवाब नहीं मिलता है तो ये देखकर एडन लैंप पकड़े अंगे के कमरे के अंदर आ जाता है, लेकिन अंगे का कमरा बिल्कुल खाली था और वो लाल ड्रेस जो अंगे ने डिनर करते वक्त पहनी हुई थी वो भी अंगे के बिस्तर के ऊपर पड़ी हुई थी। ये सब देखकर एडन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फिर अपने आप से कहता है कि नहीं, वो यहाँ नहीं है और वो शायद आधी रात में ये घर छोड़कर यहाँ से चली गई है। तभी रात के डरावने घने जंगल में से भेड़ियों के वू करने की आवाजें आने लगती हैं। अंगे के आधी रात में घर से जाने की बात पता चलते ही एडन घबराए हुए जल्दी से घर से बाहर आता है और फिर घर के बाहर का दरवाजा खोलने के बाद अपनी स्वेटर पहनकर जल्दी से अस्तबल में आता है और फिर अंगे को आवाज डालते हुए उसे अस्तबल में इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी एडन को घोड़े की सवारी करने की सीट जमीन पर पड़ी हुई दिखाई देती है। उस सीट को देखकर एडन अपने आप से कहता है कि ऐसा लगता है कि वो घोड़े को काबू करके उसकी सवारी नहीं कर पाई, इसीलिए हो सकता है कि वो यहीं कहीं हो। मुझे एक बार दूसरी जगहों पर भी उसे ढूंढ लेना चाहिए। ये सोचकर एडन घर के दूसरे हिस्सों में भी अंगे को ढूंढते हुए उसे आवाज डालने लगता है, लेकिन एडन को अंगे घर में कहीं भी नहीं मिलती है। ये देखकर एडन थककर और परेशान होकर एक जगह पर रुक जाता है और फिर अपना सिर पकड़ते हुए परेशान होकर एक लंबी सांस लेता है और फिर अपने आप से कहता है कि आखिरकार वो कहाँ चली गई। तभी अचानक से एडन के मन में एक ख्याल आता है और फिर वो घबराकर अपने आप से कहता है कि कहीं वो पैदल ही तो यहाँ से नहीं चली गई। ये सोचकर एडन इधर उधर देखते हुए अपने आप को तसल्ली देते हुए कहता है कि नहीं, वो इतनी ज्यादा लापरवाह तो नहीं है कि वो आधी रात को जंगल के रास्ते पैदल चलकर जाए।
पर एडन के ऐसा कहते ही उसी वहीं पास ही एंगे की सैंडल के फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं। उन सैंडल के निशानों को मिट्टी में देखने के बाद एडन बहुत शॉक्ड हो जाता है और फिर सामने जंगल की तरफ देखते हुए अपने मन में अपने आप से कहता है कि ओह नहीं, क्या वो जंगल के रास्ते पैदल ही यहाँ से चली गई? ये सोचकर एडन उन सैंडल के निशानों का पीछा करते करते उस बहिने तरफ के खाली रास्ते पर पहुंचता है और फिर घुटने के बल जमीन पर बैठे हुए उस रास्ते की तरफ जा रहे अंगे के पैर के निशानों को मिट्टी में देखकर अपने मन में सोचता है कि ये सोचकर एडन रुक जाता है और फिर अपने आप से कहता है कि उसे भी जाने के लिए यही रास्ता मिला। वहीं दूसरी तरफ अंगे जंगल में सफेद उल्लुओं और दूसरे जानवरों की आवाजें सुनकर घबराते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी झाड़ियों में से आने वाली एक छोटी सी आवाज को सुनकर अंगे बहुत घबरा जाती है और फिर अपने सूटकेस को जल्दी से जमीन पर रखकर अपने साथ लाए अपने उस छाते को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ते हुए डर की वजह से थर थर कांपते हुए भगवान से कहती है कि प्यारे भगवान जी, मेरी रक्षा करना। ऐसा कहकर अंगे अपने आप से कहती है कि कहीं मुझे रास्ते में भालू या फिर भेड़िए तो नहीं मिलेंगे ना। ये सोचकर अंगे बहुत घबरा जाती है और फिर रोंदू सी शक्ल बनाकर अपने आप से कहती है कि क्या मुझे वापस मुड़कर लौट जाना चाहिए। ये सोचकर अंगे अपने आप से कहती है कि नहीं, मुझे एक डरपोक इंसान की तरह घबराकर ऐसे वापस नहीं लौटना चाहिए। और वैसे भी यहाँ आसपास ही और भी लोगों के घर हैं, तो इसीलिए शायद यहाँ पर खूंखार जानवर नहीं आते होंगे। ये सब सोचते सोचते अंगे एक जगह पर पहुंचती है, पर तभी उसे वहां पर फिर से वाई शेप दिखाई देती है। यानी कि एक बार फिर से अंगे के सामने दो रास्ते थे। अपने सामने उन दो रास्तों को देखकर अंगे सोच में पड़ जाती है और फिर अपने आप से कहती है कि मुझे किस रास्ते पर जाना चाहिए। ये सोचकर अंगे अपने आप से कहती है कि पिछली बार मैं बाएं रास्ते से चलकर आई थी, इसीलिए इस बार मैं दाएं रास्ते से आगे जाऊंगी। ये डिसाइड करके अंगे अपने एक रिबन को खोलकर दाएं रास्ते के पेड़ की एक टहनी में बांधते हुए अपने आप से कहती है कि अगर कहीं आगे फिर से इसी तरह के दो रास्ते हुए और मैं उन रास्तों से घूम फिरकर कहीं फिर से यहीं पहुंच गई तो इस रिबन के निशान को देखकर मुझे ये बात पता चल जाएगी। ये सोचकर अंगे अपने हाथ में पकड़े हुए दो और रिबन्स की तरफ देखते हुए दुखी होकर सिसकियां भरते हुए अपने आप से कहती है कि यहाँ पर बार बार दो रास्ते क्यों आ जाते हैं। ये मेरे फेवरेट रिबन्स हैं और अब तो मेरे पास मेरे सिर्फ दो ही रिबन्स बचे हैं। ये सब सोचकर अंगे अपने उन दोनों रिबन्स को अपनी फ्रॉक की पॉकेट में डालते हुए अपने सूटकेस को उठाकर आगे बढ़ते हुए अपने आप से कहती हैं कि बहुत ही दुख की बात है कि मुझे अपने फेवरेट रिबन्स इस तरह से बर्बाद करने पड़ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कैपिटल पहुंचने पर मैं ऐसे और भी रिबन्स खरीद सकती हूँ। ये सब सोचते सोचते अंगे आगे बढ़ती रहती है, पर तभी एक जगह पर पहुंचने पर अंगे को आगे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। उस डेड एंड को देखकर अंगे बहुत हैरान हो जाती है और फिर अपने आप से कहती है कि अब मैं आगे कैसे जाऊं, आगे तो कोई रास्ता ही नहीं है। पर फिर अंगे अपने छाते से झाड़ियों को हटाने की कोशिश करते हुए अपने आप से कहती है कि नहीं, इतनी दूर आकर मैं ऐसे हार नहीं मान सकती हूँ। पर जब उसे झाड़ियों के आगे कोई रास्ता नहीं दिखता है तो ये देखकर अंगे उदास होकर अपना मुंह लटकाए अपने आप से कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे फिर से पीछे जाना पड़ेगा, मेरी यहाँ तक आने की इतनी मेहनत बर्बाद हो गई। ये सोचकर अंगे वापस उस वाई शेप तक जाने के लिए पीछे मुड़ने लगती है, पर तभी अचानक से अंगे को अपने पाँव में दर्द महसूस होता है। इसीलिए फिर अंगे अपनी ड्रेस को थोड़ा ऊपर उठाकर अपने उस पाँव की तरफ देखती है और फिर अपने आप से कहती है कि इन सैंडल्स को पहनकर इतना ज्यादा चलने की वजह से मेरे पाँव की पीछे वाली साइड्स छिल गई है, इसीलिए अब मुझे दर्द होने लगा है। अपने पाँव को देखकर चेक करने के बाद अंगे आराम करने के लिए वहीं पास ही एक पत्थर के ऊपर बैठ जाती है और फिर अपनी टांग की मसाज करते हुए अपने आप से कहती है कि अगर मुझे पता होता कि ये सब होगा तो मैंने पहले ही सर एडन से अपने लिए एक जूते की जोड़ी मंगवा दी होती। ये सब सोचकर अंगे उदास होकर एक लंबी सांस लेती है और फिर अपना सूटकेस खोलने के बाद हैरान होकर अपने आप से कहती है कि मैं अपने साथ खाना और पानी लेकर क्यों नहीं आई। ये सोचकर अंगे दुखी होकर अपने आप से कहती है कि मैंने आने से पहले सर एडन की ऑफर की हुई वो काली चाय क्यों नहीं पी, मुझे वो चाय पी लेनी चाहिए थी। इतना चलने के बाद अंगे को भूख और प्यास लग गई थी, इसीलिए वो उदास होकर अपने आप से कहती है कि इस वक्त मुझे मेरे इन जेवरातों और परफ्यूम से ज्यादा जरूरत उस सस्ती काली चाय की है। अंगे ये कह ही रही थी कि तभी अचानक से उसे एक मेढक की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर अंगे उस आवाज की डायरेक्शन में देखते हुए अपने आप से कहती है कि एक मेढक की आवाज। तभी अचानक से अंगे को अपने पास ही की एक चट्टान के ऊपर एक हरा मेढक दिखाई देता है। उस मेढक को वहां पर देखकर अंगे बहुत घबरा जाती है और जल्दी से अपना सूटकेस बंद करके उस मेंढक के बगल वाली चट्टान के ऊपर से उठकर थोड़ा दूर हो जाती है और फिर थोड़ी ऊंची आवाज में अपने आप से कहती है कि एक मेंढक यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी अचानक से अंगे के दिमाग की बत्ती जलती है और फिर अंगे थोड़ा खुश होकर अपने आप से कहती है कि 1 मिनट मैंने एक कहानियों की किताब में पढ़ा था कि मेंढक पानी के पास रहते हैं। ये सोचकर अंगे पेड़ की तरफ छलांग लगा रहे उस मेंढक की तरफ देखते हुए अपने आप से कहती है कि तो कई बार मेंढक भी काम आ जाते हैं। ये कहकर अंगे उस मेंढक से पूछती है कि क्या तुम पानी की तरफ जा रहे हो और क्या उस तरफ पानी है। ये सब कहकर अंगे अपना सूटकेस उठाकर उस मेंढक के पीछे पीछे जाते हुए उस मेंढक से कहती है कि मेरे लिए भी रुको, मैं भी आ रही हूँ।
ये कहकर अंगे अपने आप से कहती है कि मुझे बहुत प्यास लगी है, इसीलिए मैं पानी के पास पहुंचते ही जल्दी से ठंडा ठंडा पानी पी लूंगी। मुझसे तो पानी पीने के लिए अब और इंतजार नहीं हो रहा है। ये सब कहते हुए अंगे आगे बढ़ रही थी, पर तभी अचानक से अंगे की सैंडल गीली घास और मिट्टी में फिसल जाती है। इसीलिए अंगे अपना बैलेंस खोकर नीचे गिरने लगती है और फिर कुछ ही सेकंड्स बाद अंगे के नीचे गिरने की वजह से जोर से अंगे की चिल्लाने की आवाज आती है। वहीं दूसरी तरफ एडन अपने हाथ में लालटेन लिए उसकी रोशनी किए जंगल में अंगे को ढूंढ रहा था। पर क्योंकि एडन काफी देर से अंगे को ढूंढ रहा था, इसीलिए अब तक एडन भी काफी थक गया था। फिर एडन थोड़ा घबराते हुए अपने आप से कहता है कि आखिर वो कहाँ गायब हो गई। एडन कहता है कि अब तक तो मैं अंगे के परफ्यूम को सूंघ कर और उसके सूटकेस के घसीटने के निशान फॉलो करके आगे बढ़ता रहा। फिर रास्ते में मुझे अंगे का पेड़ पर बांधा हुआ रिबन दिखाई दिया। वैसे मैंने जितना सोचा था वो उससे तो थोड़ी ज्यादा ही समझदार निकली, तभी तो वो अपनी इतनी सारी निशानियां पीछे छोड़ गई। लेकिन अंगे के पेड़ पर बांधे हुए उस रिबन के रास्ते को फॉलो करके यहाँ आने के बाद मुझे अंगे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है और ये रास्ता तो यहीं पर खत्म हो जाता है। इसीलिए वो आखिर यहाँ से कहाँ जा सकती है? और ऐसा तो है नहीं कि उसके पंख हो, इसीलिए वो यहाँ से उड़कर आसमान में भी नहीं जा सकती है। ये सब सोचकर एडन थोड़ा घबराते हुए अपने आप से कहता है कि कहीं उसे भालू ने तो नहीं। पर इतना कहते ही एडन रुक जाता है और फिर अपने आप से कहता है कि नहीं, अगर उसे भालू मिला होता तो मुझे अंगे के अपने आप को भालू से बचाने के निशान या फिर भालू का शिकार होने के बाद रास्ते में उसके खून के निशान तो जरूर दिखाई दे जाते। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो वो आखिर यहाँ से कहाँ गायब हो गई। एडन अपनी आंखें बंद करके ये सोच ही रहा था कि तभी एडन को अंगे के परफ्यूम की स्मेल आती है। उस परफ्यूम की स्मेल को सूंघकर एडन जल्दी से अपनी आंखें खोल देता है और फिर अपने आप से कहता है कि यहाँ कहीं नजदीक से ही उसके परफ्यूम की स्मेल आ रही है। ये कहकर एडन उस परफ्यूम की स्मेल को फॉलो करके आगे बढ़ते हुए एक जगह पर पहुंचकर रुक जाता है और फिर अपने आप से कहता है कि ये परफ्यूम की स्मेल उस तरफ से आ रही है। तभी एडन को वहाँ पर अंगे के फुटप्रिंट्स फिर से दिखाई देते हैं। उन फुटप्रिंट्स को देखकर एडन अपने आप से कहता है कि लगता है कि वो यहाँ से कहीं चल कर गई है। ये सोचकर एडन उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करता है और फिर एक जगह पर बैठकर लालटेन की रोशनी करते हुए अपने आप से कहता है कि और फिर यहाँ पहुंचकर वो यहाँ से नीचे फिसल गई। ये सोचकर एडन थोड़ा परेशान होकर अपने आप से कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कहीं फिसल कर बहते हुए पानी में न पहुंच गई हो और पानी की लहरों के साथ बहते हुए कहीं दूर न निकल गई हो। ये सब सोचकर एडन थोड़ा संभल कर नीचे उतर कर आता है और फिर आगे बढ़ते हुए अंगे को आवाज डालकर पुकारने लगता है। नीचे उतराई पर आने के बाद एडन अभी थोड़ा ही आगे बढ़ा था और अंगे को आवाज डालकर ढूंढते हुए कह रहा था कि लेडी अंगे, क्या आप यहाँ पर हो? तभी एडन की आवाज सुनकर अंगे नंगे पांव चलते हुए झाड़ियों के पीछे से आती है और फिर एडन से पूछती है कि सर एडन, क्या ये आप हो? पर अंगे को इस तरह से लड़खड़ाकर चलते हुए देखकर और उसे पूरी तरह से पानी में भीगा हुआ देखकर एडन थोड़ा घबरा जाता है। वहीं अंगे के कपड़े बहुत गीले हो गए थे और उसने अपने हाथों में छोटी छोटी लकड़ियों के कुछ टुकड़े पकड़कर रखे थे। एडन अंगे को वैसी हालत में देखकर काफी हैरान हो गया था। वहीं अंगे भी एडन को वहां पर देखकर काफी हैरान हो जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथों से वो लकड़ियों के टुकड़े छूटकर नीचे गिर जाते हैं। फिर एडन एक लंबी सांस लेते हुए धीमे से अपने आप से कहता है कि पहले तो मुझे लगा कि वो एक भूत है। अपने आप से ऐसा कहने के बाद एडन अपनी आंखें बंद करके अंगे से कहने लगता है कि क्या आपको कोई अंदाजा भी है कि मैं कितना परेशान हो गया? एडन ने अभी इतना ही कहा था कि तभी अंगे दौड़कर एडन के पास आ जाती है और फिर जल्दी से एडन को गले लगाते हुए उसे कसकर पकड़ लेती है। अंगे को अचानक से इस तरह से गले लगते देखकर पहले तो एडन थोड़ा हैरान हो जाता है और हैरानी से अंगे की तरफ देखने लगता है, पर फिर एडन थोड़ा घबरा जाता है और फिर ब्लश करते हुए थोड़ा हकलाते हुए अंगे से कहता है कि ये आप क्या कर रही हो? ये कहकर एडन अपनी दोनों बाजुएं दूर करके वहां पर खड़ा हो जाता है। ये देखकर अंगे डर की वजह से थर थर कांपते हुए एडन से कहती है कि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। अंगे को इस तरह से अपने आप को गले लगाकर कसकर पकड़ने के बाद भी इतना डरे हुए देखकर एडन थोड़ा नर्वस हो जाता है। तभी अंगे एडन को पकड़े हुए ही रोना शुरू कर देती है और फिर एडन से शिकायत करते हुए कहती है कि गिरने की वजह से मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मुझे बहुत ठंड भी लग रही है। अंगे को इतना रोते हुए देखकर एडन अपने एक हाथ को अंगे के नजदीक ले आता है और फिर थोड़ा झिझकने के बाद अंगे की पीठ थपथपाकर उसे शांत करने लगता है। अंगे को इस तरह से अपने आप से लिपट कर रोते और शिकायत करते देखकर एडन अपने मन में कहता है कि अगर ये इस तरह से बिहेव करेगी तो मैं तो इससे ज्यादा देर नाराज भी नहीं रह पाऊंगा, तो फिर गुस्सा करना तो बहुत दूर की बात। अंगे को इस तरह से लगातार रोते हुए देखकर एडन थोड़ी देर तक अंगे की पीठ थपथपाता रहता है। फिर थोड़ी देर बाद अंगे थोड़ा शांत हो जाती है और एडन को छोड़कर अपने आंसू पोंछने लगती है। ये देखकर एडन अपने एक हाथ से अंगे को उसके कंधे से पकड़कर संभालते हुए थोड़ा परेशान होकर अपने मन में कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये तो ठंड की वजह से फ्रीज होने लगी है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तब तो पक्का उसे सर्दी हो जाएगी और वो बीमार पड़ जाएगी। ये सोचकर एडन अपनी स्वेटर उतारकर अंगे को ओढ़ाते हुए उससे कहता है कि कोई बात नहीं, इस स्वेटर को पहन लो, फिर ठंड लगना कम हो जाएगी। एडन की ये बातें सुनकर अंगे सिसकियां भरना बंद कर देती है और फिर ब्लश करते हुए एडन से अपनी नजरें चुराने लगती है। तभी एडन अंगे के नंगे पांवों की तरफ देखते हुए अंगे से पूछता है कि आपके जूतों का क्या हुआ? आपके जूते कहाँ गए?
इस पर अंगे अपने एक हाथ को अपने चेहरे पर रखकर अपना चेहरा छुपाए ब्लश करते हुए एडन को जवाब देती है कि मेरी सैंडल्स नंदी के पानी के साथ बहकर चली गई। अंगे ने सिर्फ अपने एक पाँव में ही सॉक्स पहन रखी थी, इसीलिए एडन की बातें सुनने के बाद अंगे अपने दूसरे पाँव को थोड़ा ऊपर उठाकर सिर्फ एक पाँव के सहारे खड़े होते हुए एडन से कहने लगती है कि और मेरी एक सॉक्स कीचड़ की वजह से खराब हो गई थी, इसीलिए मैंने उसे उतार। अंगे ये अभी कह ही रही थी कि तभी एडन उससे पूछता है कि आपको कहीं पर चोट तो नहीं लगी। एडन का सवाल सुनकर अंगे एडन की ओढ़ाई हुई स्वेटर को पकड़कर ठीक से ओढ़ते हुए अपनी नजरें चुराकर धीमे से एडन से कहती है कि मुझे लगता है कि मेरी एड़ी में थोड़ी चोट आ गई है। अंगे की ये बात सुनते ही एडन जल्दी से झुककर जमीन पर घुटनों के बल बैठते हुए अंगे से कहता है कि जरा मुझे देखने दो। एडन की ये बात सुनकर अंगे थोड़ा झिझकते हुए एडन को रोकने की कोशिश करने लगती है और उससे कहती है कि मुझे ज्यादा बड़ी चोट नहीं आई है। पर एडन को रोकने की कोशिश करते वक्त अंगे अपने ऊपर उठाए हुए उस पैर को जल्दबाजी में नीचे रख देती है, जिसकी वजह से उसे अपने उस पाँव में दर्द होता है और इसीलिए उसके मुंह से दर्द में कराहने की आवाज निकल आती है। और क्योंकि एडन ने तो पहले ही अंगे को लड़खड़ाकर चलते हुए देख लिया था, इसीलिए वो अंगे की बात न मानकर उसकी चोट को चेक करता है और फिर अंगे से कहता है कि आपको मोच आ गई है। अंगे से ऐसा कहने के बाद एडन अंगे के पाँव की तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगता है और फिर अपने मन में अपने आप से कहता है कि अपनी इस हालत में तो वो चलकर वापस नहीं जा पाएगी, इसीलिए इतना सोचकर एडन अंगे से कहता है कि मुझे माफ करना। एडन को इस तरह से अचानक से माफी मांगते देखकर अंगे एडन से पूछने लगती है कि किस बात के, पर अंगे अभी ये कह ही रही थी कि तभी एडन बिना किसी परेशानी के जल्दी से अंगे को अपनी एक बाजू से उठाकर अपनी गोद में ले लेता है। ये देखकर अंगे बहुत हैरान हो जाती है और साथ ही वो थोड़ा एक्वर्ड भी महसूस करने लगती है। वहीं एडन अपने एक हाथ में लालटेन पकड़े हुए होने के बावजूद भी अपने सिर्फ एक हाथ से ही बिना कोई जोर लगाए आसानी से अंगे को अपनी गोद में उठाने के बाद अपने मन में कहता है कि मुझे लगा ही था, ये लड़की रति भर भी भारी नहीं है, बल्कि ये तो वजन में बहुत हल्की है। ये सोचकर एडन अंगे की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि कहीं आपको अनकंफर्टेबल तो फील नहीं हो रहा। इस पर अंगे नहीं में सर हिलाते हुए एडन को जवाब देती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अंगे का जवाब सुनकर एडन अंगे से कहता है कि तो प्लीज आप अपनी दोनों बाजुओं को मेरी गर्दन से लपेट लीजिए ताकि जब मैं चलना शुरू करूं तो आप अपना बैलेंस खोकर नीचे न गिरे। एडन की ये बात सुनकर अंगे थोड़ा हिचकिचाते हुए एडन से कहती है कि ठीक है। ऐसा कहकर अंगे थोड़ा झिझकते हुए अपनी दोनों बाजुओं को एडन की गर्दन के पास ले जाकर एडन को उसके कंधों के पास से पकड़ती है और फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए एडन से कहती है कि सर एडन, क्या आप मेरे सूटकेस को भी नीचे उतारने में मेरी मदद करेंगे? अंगे की ये बात सुनकर एडन अंगे से पूछता है कि आपका सूटकेस? इस पर अंगे एडन को जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, मेरा सूटकेस वहाँ ऊपर पेड़ पर लटका हुआ है। पर क्योंकि एडन के एक हाथ में लालटेन थी और अपने दूसरे हाथ से उसने अंगे को अपनी गोद में उठाया हुआ था, इसीलिए एडन का कोई भी हाथ खाली नहीं था। एडन को इस तरह से सोच में डूबे हुए देखकर अंगे थोड़ा एम्बैरेस्ड होकर हड़बड़ाते हुए एडन से कहती है कि ओह, आपके दोनों हाथ तो फुल है, इसीलिए आप ये लालटेन मुझे दे दीजिए। मैं इस लालटेन को उठाती हूँ और आप ये सूटकेस उठा लीजिए, या फिर मैं खुद ही ये सूटकेस उठा लेती हूँ। अंगे की ये बातें सुनकर एडन उस सूटकेस को नीचे उतारने के बाद अंगे से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं सूटकेस और लालटेन दोनों को एक ही हाथ में उठा लूंगा। एडन की ये बातें सुनकर अंगे फिर से अपने दोनों हाथों को एडन के कंधों पर रखकर उसे पकड़ लेती है, पर इतनी सारी इत्र की बोतलों और जेवरातों की वजह से वो सूटकेस थोड़ा भारी था। इसीलिए उस सूटकेस को उठाने के बाद एडन अपने मन में अपने आप से कहता है कि ये लड़की बहुत ही नाजुक और कमजोर है, लेकिन फिर भी ये आधी रात को इतना भारी सूटकेस उठाकर कब से पैदल चले जा रही थी। इसीलिए मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मुझे इस लड़की को जिद्दी कहना चाहिए या फिर बेवकूफ। ये सब सोचते सोचते अचानक से एडन को कुछ रियलाइज होता है, इसीलिए फिर वो अपने मन में अपने आप से कहता है कि क्या एक बच्चे को पालने पर भी ऐसा ही फील होता है। ये सब सोचकर एडन अंगे की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि वैसे क्या आप कैपिटल तक पैदल चलकर जाने वाली थी? एडन का सवाल सुनकर अंगे थोड़ा घबरा जाती है और फिर एडन से अपनी नजरें फेरते हुए अपनी आंखें बंद करके एडन से कहती है कि बिल्कुल नहीं। भले ही मैं थोड़ी लापरवाह हूँ, लेकिन इतना तो मुझे भी पता है कि पैदल चलकर तो मैं कैपिटल पहुँचने से रही, ऐसा करना तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। ये कहकर अंगे बहाना बनाते हुए एडन से कहती है कि मैं तो चलकर टाउन जा रही थी ताकि मैं वहाँ से अपने खत लेकर आ सकूं। अंगे की बातें सुनने के बाद एडन अंगे पर शक करते हुए उससे पूछता है कि क्या आप सच में सिर्फ अपने खत लेने टाउन जा रही थी? लेकिन टाउन की इतनी सिंपल सी ट्रिप पर जाने के लिए आपको इतना भारी सूटकेस पैक करने की क्या जरूरत पड़ी? अंगे से ये सब पूछकर एडन अंगे की तरफ घूर कर देखते हुए उसके जवाब का इंतजार करने लगता है। ये देखकर अंगे एडन को अवॉइड करते हुए उससे अपनी नजरें फेर लेती है और फिर उदास होकर एक लंबी सांस लेते हुए एडन से कहती है कि ठीक है, आपने बिल्कुल सही समझा। अंगे की ये बात सुनकर एडन अंगे से कहता है कि वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसी तरह से आगे चलती रहती तो आप सरहद पार पहुंच जाती। एडन की ये बात सुनकर अंगे थोड़ा गुस्सा हो जाती है और फिर मुंह फुलाते हुए एडन से कहती है कि मुझे पता है कि मैं गलत रास्ते पर जा रही थी, इसीलिए फिर मैं मुड़कर वापस आने वाली थी। अंगे की ये बात सुनकर एडन आगे चलते हुए अंगे से कहता है कि हाँ। ये सुनकर अंगे एडन से कहती है कि मैं सच कह रही हूँ सर एडन।
अंगे की ये बात सुनकर एडन अंगे की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि अगर आज मैं थोड़ी और देरी से पहुंचता तो आप किसी भूखे भालू की दावत बन गई होती, लेकिन लगता है कि मेरी वजह से आज उस बेचारे भालू को भूखे ही सोना पड़ेगा। एडन की ये बात सुनकर अंगे थोड़ा घबरा जाती है और फिर थोड़ी ऊंची आवाज में एडन से कहती है कि मुझे पता है कि यहाँ आसपास कोई भालू नहीं होते, इसीलिए सर एडन आप ऐसी बातें करके मुझे डराना बंद कर दीजिए। अंगे की ये बात सुनकर एडन सीरियस होकर अंगे की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि यहाँ पर भालू होते हैं, बल्कि भालू के अलावा यहाँ पर जहरीले सांप, बिच्छू, शेर और चीता भी होते हैं। एडन की बातें सुनकर अंगे बहुत डर जाती है और फिर घबराते हुए एडन से कहती है कि सर एडन आपको पता है ना कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो झूठ बोलने वाले को भगवान जी सजा देते हैं। अंगे की बातें सुनकर एडन एक लंबी सांस लेता है और फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे पता था कि मेरी बातें सुनकर वो इसी तरह से रिएक्ट करेगी। ये सोचकर एडन आगे चलते चलते अंगे से कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे पहले ही काफी सजा मिल गई है। एडन की ये बात सुनकर अंगे उससे पूछती है कि आपके कहने का मतलब है कि आपकी वो सजा हूँ। अंगे की ये बात सुनकर एडन अंगे से कहता है कि आप कितनी समझदार है, पर एडन की ये बात सुनकर अंगे आगे कुछ भी नहीं कहती है। इसलिए फिर एडन चुपके से एक नजर अंगे की तरफ देखता है। अंगे थोड़ी उदास लग रही थी और वो काफी देर से एडन से अपनी नजरें चुरा रही थी। ये देखकर एडन अपने मन में कहता है कि पहले तो जब भी हम दोनों की नजर एक दूसरे से मिलती थी तो वो हमेशा गुस्से में घूर कर मेरी तरफ देखती थी, लेकिन बहुत अजीब बात है कि आज जब से हम जंगल में मिले हैं तब से वो मुझे पहले की तरह नहीं देख रही है। ये सोचकर एडन अंगे की तरफ देखे जा रहा था, तभी अंगे अपनी नजरें उठाकर एडन की तरफ देखती है। ये देखकर एडन जल्दी से अंगे से अपनी नजरें फेर लेता है और फिर आगे सामने की तरफ देखने लगता है, लेकिन एडन को इस तरह से अपनी तरफ देखने के बाद जल्दी से नजरें फेरते हुए देखकर अंगे बहुत कंफ्यूज्ड हो जाती है और फिर अपने मन में सोचती है कि ये क्या था, क्या वो मेरी तरफ इसीलिए घूर कर देख रहे थे क्योंकि मैं इस वक्त बहुत बुरी दिख रही हूँ। ये सोचकर अंगे अपनी सफेद मैली ड्रेस की तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है कि पर उनका मुझे ऐसे देखना जायज भी है, क्योंकि उन्होंने आज से पहले शायद ही कभी एक ड्यूक की बेटी को इस तरह से धूल, मिट्टी और पतों से लिपटा हुआ देखा होगा। ये सोचकर अंगे नाराज होकर मुंह फुलाते हुए अपने मन में कहती है कि अपने आप को एक परफेक्ट नोबल लेडी दिखाने की इतनी कोशिश करने के बाद भी अब जब सर एडन ने मुझे ऐसे एक अनरिफाइंड नोबल लेडी की तरह देख लिया है तो वो मुझे देखने के बाद मन ही मन मुझ पर हंस रहे होंगे। अंगे ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक से उसे जंगल में उल्लुओं की आवाजें सुनाई देने लगती है। उन आवाजों को सुनते हुए अंगे अपने मन में कहती है कि बहुत अजीब बात है, थोड़ी देर पहले मैं इन्हीं आवाजों को सुनकर बहुत डर गई थी, लेकिन अब जब मैं सर एडन के साथ हूँ तो इन आवाजों को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मुझे प्यार से गुड बाय कह रहा हो। ये सब सोचते सोचते अंगे को नींद आने लगती है, इसलिए वो एडन के कंधे की तरफ अपना सिर आगे करके सो जाती है। थोड़ी देर बाद जब एडन और अंगे उनके घर के बाहर पहुंच जाते हैं तो एडन अंगे को उसका नाम लेकर पुकारते हुए अंगे को जगाने की कोशिश करने लगता है। एडन की आवाज सुनकर अंगे की नींद खुल जाती है और फिर वो नींद से जागते हुए अपनी आंखें मरोड़ने लगती है। ये देखकर एडन अंगे से कहता है कि हम घर पहुंच गए हैं। एडन की ये बात सुनकर अंगे आधी नींद में ही एडन से पूछती है कि हम इतने जल्दी पहुंच गए। एडन से ऐसा पूछने के बाद अंगे हैरान होकर अपने मन में सोचती है कि लेकिन मुझे तो लगा कि मैं कई घंटों से चले जा रही थी, पर लेकिन अगर सर एडन मेरे सामान और मुझे उठाकर चलते हुए भी इतनी जल्दी यहाँ पर पहुंच गए तो फिर मैं इतने घंटों से पैदल चलकर क्या कर रही थी। ये सब सोचकर अंगे एक लंबी सांस लेती है और फिर सामने घर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है कि अब मैं समझी कि सर एडन को ये जगह इतनी प्यारी क्यों है। इस जगह को लेकर कोई तो खास बात है कि यहाँ आने पर एक अजीब सी राहत मिलती है। ये सब सोचकर अंगे एडन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगती है कि सर एडन आज। एडन अंगे को कुछ कहते हुए देखकर ध्यान से अंगे की तरफ देखते हुए उसकी बात सुन रहा था, पर इससे पहले कि अंगे आगे कुछ कह पाती अचानक से उसे छींक आ जाती है। ये देखकर एडन अंगे से कहता है कि मुझे लगता है कि अंदर जाने के बाद आपको गर्म पानी से नहा लेना चाहिए। एडन की ये बात सुनकर अंगे थोड़ा एम्बैरेस्ड होकर उससे कहती है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। अंगे को थोड़ा जुकाम हो गया था, इसीलिए उसी नाक भी थोड़ी बह रही थी और इसीलिए अंगे थोड़ा एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। घर के अंदर जाने के थोड़ी देर बाद एडन अपने कपड़े बदलकर अंगे के कमरे के पास आता है और फिर अंगे के कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए अंगे से पूछता है कि लेडी अंगे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। एडन की आवाज सुनकर अंगे उसे कमरे में आने की परमिशन दे देती है। अंगे से परमिशन लेने के बाद एडन अपने हाथ में 2 कप लिए दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर आ जाता है। वहीं अब तक अंगे भी नहाने के बाद साफ कपड़े पहनकर कमरे में बिस्तर के ऊपर बैठ गई थी। ये देखकर एडन वो कप लिए अंगे के बिस्तर के पास आ जाता है और फिर अंगे को एक कप पकड़ाते हुए उससे कहता है कि ये लीजिए। एडन की ये बात सुनकर अंगे एडन से वो कप लेते हुए एडन से पूछती है कि ये क्या है। इस पर एडन अंगे को जवाब देते हुए कहता है कि ये हॉट चॉकलेट है, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी दालचीनी और विस्की भी डाली है, इसीलिए इसे पीने से आपको ठंड लगना बंद हो जाएगी।
एडन की ये बात सुनकर अंगे थोड़ा खुश हो जाती है और फिर उस कप में से एक घूंट पीने के बाद ब्लश करते हुए एडन से कहती है कि ये बहुत अच्छा है। वहीं एडन जो अपने कप में से अपनी ड्रिंक पी रहा था, अचानक से अंगे को अपनी बनाई हुई ड्रिंक की तारीफ करते हुए देखकर बहुत हैरान हो जाता है और फिर अपने मन में कहता है कि ये पहली बार है जब उसने मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट दिया है। ये सोचकर एडन थोड़ा अकवर्ड फील करते हुए अंगे से कहता है कि वेल, ये जानकर मुझे खुशी हुई। ये कहकर एडन अंगे से पूछता है कि अब आपकी मोच का दर्द कैसा है। इस पर अंगे एडन को जवाब देते हुए कहती है कि अभी भी थोड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। अंगे की ये बात सुनकर एडन उससे कहता है कि कल सुबह तक देखते हैं, अगर कोई फर्क नहीं पड़ा होगा तो मैं स्वेलिंग कम करने के लिए इस पर बर्फ लगा दूंगा और मेरे ख्याल से आज रात भी आपको पिलो के ऊपर ही अपना ये वाला पाँव रखकर सोना चाहिए। एडन की ये बात सुनकर अंगे उससे कहती है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। अंगे की ये बात सुनकर एडन थोड़ा अकवर्ड फील करते हुए अपने मन में कहता है कि पता नहीं क्यों, पर किसी वजह से लेडी अंगे मेरे साथ बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आ रही है। लेकिन इसके बाद पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि इसके बाद एडन और अंगे के पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं था। इसीलिए एडन वहां से जाते हुए अंगे से कहने लगता है कि आप थोड़ा आराम कर लीजिए। लेकिन एडन को वहां से जाते हुए देखकर अंगे उसे आवाज डालकर रुकने के लिए कहती है। ये देखकर एडन रुक जाता है और फिर पीछे मुड़कर अंगे की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि क्या बात है, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? एडन के सवाल सुनकर अंगे थोड़ा हिचकिचाती है और फिर अपने कप की ड्रिंक को पीने के लिए अपने कप को थोड़ा ऊपर उठाकर अपनी नजरें चुराकर ब्लश करते हुए एडन को थैंक यू कहती है। लेकिन अंगे को थैंक यू कहते देखकर पहले तो एडन बहुत हैरान हो जाता है, पर फिर अंगे को ब्लश करते देखकर एडन भी ब्लश करने लगता है। लेकिन एडन बहुत नर्वस हो गया था, इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। इसीलिए एडन अंगे को सल्यूट करते हुए उससे कहता है कि मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। पर एडन के ऐसे अचानक से सल्यूट करने की वजह से उसके दूसरे हाथ में पकड़े कप की विस्की और हॉट चॉकलेट की वो ड्रिंक थोड़ी छलकने लगती है। ये सब देखकर अंगे थोड़ा हैरान हो जाती है और फिर एक टक एडन की तरफ देखने लगती है। ये देखकर एडन हवा की रफ्तार से कमरे के बाहर चला जाता है और फिर दरवाजे को बंद करके दरवाजे के बाहर अपने पैरों के बल बैठकर एम्बैरेस्ड होकर अपना चेहरा अपनी गोद में छुपाते हुए अपने खाली हाथ को अपने सर पर रखता है और फिर अपने मन में कहता है कि ये सब इस हॉट चॉकलेट और विस्की की वजह से हुआ, यहाँ तक कि मैं इस विस्की की वजह से सल्यूट भी ठीक ढंग से नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ कमरे के अंदर एडन को थैंक यू सुनने के बाद ब्लश करते हुए देखकर और नर्वस होकर सल्यूट करते हुए वो बातें कहने के बाद जल्दी से कमरे से बाहर भागकर जाते हुए देखने के बाद अंगे की हंसी छूट जाती है, इसीलिए वो हंसने लगती है। अगले सुबह एडन अंजे की पैर की चोट को चेक करने के लिए अपर सेकंड फ्लोर पर आता है, पर फिर अंजे एडन से जिद करने लगती है कि वो नीचे फर्स्ट फ्लोर पर जाना चाहती है। इस पर एडन अंजे को मना करते हुए कहता है कि नहीं, सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त आपको फिर से चोट लग सकती है। पर एडन की ये बात सुनकर अंजे एडन से कहती है कि मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं ठीक हूँ और मैं अपने आप नीचे जा सकती हूँ। ये कहने के बाद अंजे ब्लश करते हुए अपने मन में कहती है कि कल रात जंगल से आते वक्त तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, इसीलिए मुझे वैसे जंगल से आना पड़ा। लेकिन अब यहाँ घर में चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं फिर से इतना क्लोज फिजिकल कांटेक्ट नहीं होने दूंगी। अंगे को अपने आप नीचे जाने की जिद करते हुए देखकर एडन अपनी आंखें बंद करके एक लंबी सांस लेता है और फिर अंगे से कहता है कि अगर आप ये सोच रही हैं कि मुझे आपकी परवाह है और इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, तो आप गलत सोच रही है। मैं बस घर की सीढ़ियों के बीच में कोई रोड़ा या रुकावट नहीं चाहता हूँ, नहीं तो मुझे खुद भी सीढ़ियाँ उतरते वक्त परेशानी होगी। एडन की ये बात सुनकर अंगे एडन से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो आप पहले सीढ़ियाँ उतरकर नीचे चले जाइए, मैं आपके जाने के बाद नीचे आ जाऊँ। अंगे अभी ये कह ही रही थी कि तभी एडन अंगे को उठाने के लिए उसके सामने झुकने लगता है। ये देखकर अंगे हैरान होकर एडन को रुकने के लिए कहती है, पर एडन अंगे को अपनी गोद में उठा लेता है और फिर सीढ़ियों से नीचे उतरकर आने लगता है। वहीं एडन के उसे अपनी गोद में उठाकर सीढ़ियों से नीचे आते हुए देखकर अंगे बहुत एम्बैरेस्ड फील कर रही थी, इसीलिए वो अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाए अपने मन में कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा फिर से हो रहा है। ये सोचकर अंगे ब्लश करने लगती है और फिर एडन से कहती है कि तो फिर आप सीढ़ियाँ खत्म होते ही मुझे नीचे उतार देना। पर अब तक एडन कब का सीढ़ियाँ उतर चुका था और अंगे को उठाए हुए किचन की तरफ जा रहा था, इसीलिए अंगे की बातें सुनकर एडन थोड़ा हैरान हो जाता है। वहीं अपने चेहरे से अपने हाथ हटाकर देखने के बाद अंगे एडन से ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर थोड़ा नाराज होते हुए एडन से कहती है कि सिर्फ सीढ़ियों से नीचे उतरने तक की ही बात हुई थी, इसीलिए अब मुझे नीचे उतार दीजिए, इससे आगे मैं खुद चले जाऊंगी। पर एडन अंगे की बातों को इग्नोर करके सामने की तरफ देखते हुए आगे चलता रहता है। ये देखकर अंगे बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर किचन में पहुंचने के बाद एडन अंगे को अपनी गोद से उतारकर ध्यान से डाइनिंग टेबल के पास रखी हुई एक कुर्सी के ऊपर बिठाते हुए अंगे से कहता है कि वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने फैसला लिया है कि अब से मैं एक पल के लिए भी आपसे अपनी नजरें नहीं हटाऊंगा। एडन की ये बात सुनकर अंगे हैरान होकर एडन से पूछती है कि ऐसा क्यों? इस पर एडन अंगे को जवाब देते हुए कहता है कि नहीं तो आप मेरी नजर हटते ही फिर से भागकर चली जाएगी।
एडन की ये बात सुनकर अंगे थोड़ा उदास हो जाती है और फिर थोड़ा नाराज होकर मुंह फुलाते हुए एडन से कहती है कि जैसे कि मैं अपने पैर में आई इस मोच के साथ कहीं भी भागकर जा पाऊंगी। अंगे की एंकल में मोच की वजह से आई हुई सूजन को देखकर एडन भी थोड़ा घबरा जाता है और फिर अंगे से कहता है कि पहले इस सूजन के ऊपर थोड़ी बर्फ रखकर इसे बर्फ से सेकते हैं और फिर अगर बर्फ लगाने के बाद भी सूजन नहीं उतरी तो फिर मैं डॉक्टर को बुला लूंगा। एडन की ये बातें सुनकर अंगे बहुत हैरान हो जाती है और फिर एडन से पूछती है कि आप डॉक्टर को बुलाएंगे। इस पर एडन अंगे की तरफ देखते हुए उसे जवाब देता है कि हाँ, और वैसे भी पिछली बार आपने ही तो मुझे डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा था। ये सुनकर अंगे थोड़ा गुस्सा हो जाती है और फिर एडन से कहती है लेकिन मेरे कहने के बाद भी आपने डॉक्टर को नहीं बुलाया था। अंगे की ये बात सुनकर एडन अंगे से कहता है कि पिछली बार आपको सिर्फ चोटी से खरोंच आई थी और थोड़ी देर बाद तो आपको दर्द होना भी बंद हो गया था, लेकिन इस बार आपको सच में चोट लगी है और इतनी सूजन देखने के बाद मुझे यकीन है कि आपको बहुत दर्द भी हो रहा होगा। एडन की ये बात सुनकर अंगे अपनी नजरें चुराते हुए अपने मन में सोचती है कि तो इन्हें पहले से ही पता था कि मैं सिर्फ दर्द में होने का नाटक कर रही थी, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरी जूठी प्लेट्स भी उठाई। ये सब सोचकर अंगे थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करते हुए अपनी स्वेटर के कॉलर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपने नाइट गाउन को ढकते हुए एडन से कहती है कि लेकिन मैं ऐसे सोने के कपड़ों में डॉक्टर से नहीं मिल सकती हूँ। अंगे की ये बात सुनकर एडन अपनी गर्दन पर अपना एक हाथ रखते हुए अंगे से कहता है कि भला एक जख्मी इंसान के अपने घर में कंफर्टेबल कपड़ों में रहने में क्या खराबी है। ऐसा कहकर एडन अंगे से कहता है कि आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके लिए ठंडा पानी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर एडन किचन की सेल्फ के पास जाकर एक बर्तन से अंगे के लिए ठंडा पानी निकालने लगता है। ये देखकर अंगे अपनी स्वेटर को छोड़ देती है और फिर पानी भर रहे एडन की तरफ थोड़ा हैरान होकर देखते हुए अपने मन में कहती है कि मुझे नहीं लगता कि सर एडन मुझे एक औरत की तरह देखते हैं। ये सोचकर अंगे थोड़ा अकवर्ड फील करते हुए अपनी छोटी उंगली से अपना गाल खरोंचते हुए अपने आप से कहती है कि वैसे मुझे इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। थोड़ी देर बाद एडन एक बर्तन में ठंडा पानी लेकर वहां पर आता है और फिर बर्फ की तरह ठंडे पानी में एक कपड़े को भिगोकर उस कपड़े को एंगे की टांग और एड़ी में आई हुई सूजन के ऊपर रखकर उस सूजन को कम करने की कोशिश करने लगता है। पर पानी के बहुत ज्यादा ठंडे होने की वजह से एंगे को ठंड के मारे अपने उस पाँव में कंपकपी होने लगती है। इसीलिए एंगे एडन से कहती है कि ये पानी तो बहुत ही ज्यादा ठंडा है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ठंड की वजह से बर्फ की तरह जम ही जाऊंगी। एडन से ऐसा कहने के बाद अंगे ठंड की वजह से सिकुड़ कर बैठे हुए अपने मन में कहती है कि ये पानी तो इतना ठंडा है जितना ठंडा की सर्दियों में बर्फ के बीच रखा हुआ लोहे का टुकड़ा छूने में होता है। वहीं अंगे को इतनी ठंड लगते देखकर एडन फिर से घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है और फिर अंगे की टांग में बांधे हुए उस गीले कपड़े को खोल देता है। ये देखकर अंगे अपने मन में कहती है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये बात तो मुझे माननी पड़ेगी कि सर एडन मेरा बहुत ही ज्यादा ध्यान रख रहे हैं और मेरी बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। इसके बाद एडन उस ठंडे पानी के बर्तन और गीले कपड़े को उठाकर वहां से ले जाता है। ये देखकर अंगे एडन से अपनी नजरें चुराते हुए एडन को थैंक यू कहती है और फिर एडन को बताती है कि अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है और मेरा दर्द भी थोड़ा कम हो गया है। पर अंगे की ये बात सुनकर एडन बस चुपचाप खड़े हुए एकटक अंगे की तरफ देखता रहता है। ये देखकर अंगे को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, इसीलिए फिर वो बात बदलते हुए थोड़ा नर्वस होकर एडन से पूछती है कि तो आज हम ब्रेकफास्ट में क्या खाने वाले हैं। अंगे का सवाल सुनकर एडन से अपनी नजरें फेर लेता है और फिर अंगे को जवाब देते हुए कहता है कि आज मैं ब्रेकफास्ट के लिए ट्रेडिशनल मेन्यू तैयार करने वाला हूँ। एडन की ये बात सुनकर अंगे फिर से एडन की तरफ देखने लगती है। तभी एडन अंगे को सारे खाने के नाम बताते हुए कहता है कि ब्रेकफास्ट में एग्स, सॉसेजेस, ग्रिल्ड मशरूम्स, ब्लैक पडिंग और कुछ पहले से ही पकाकर डब्बे में स्टोर किए हुए बीन्स भी होंगे। एडन से खाने के मेन्यू के बारे में जानकर अंगे बहुत खुश हो जाती है और फिर खुश होकर एडन से कहती है कि प्लीज मेरे लिए पकाए हुए अंडों की योल्क वाली पीली साइड ऊपर की तरफ ही रखना। अंगे की ये बात सुनकर एडन को फिर से ऐसा लगने लगता है कि जैसे अंगे फिलिप की ही तरह उसे ऑर्डर दे रही हो। पर इस बार एडन गुस्सा नहीं करता है और फिर एग योल्क को एक बर्तन में डालकर घोलते हुए अंगे से कहता है कि जैसे मेरा मन करेगा मैं वैसे ही इन अंडों को पकाऊंगा। एडन की ये बात सुनकर अंगे वहाँ टेबल पर रखे हुए एक चम्मच को उठाकर एडन की तरफ पॉइंट करते हुए एडन से कहती है कि कल रात मैं भालू का खाना बनते बनते बची हूँ, इसीलिए क्या आज आप मेरे साथ थोड़े और अच्छे से तरीके से पेश नहीं आ सकते हैं। इस पर एडन चूल्हे पर रखे हुए बर्तन में पक रहे खाने को छेड़ा देकर घुमाते हुए अंगे से कहता है कि मैं भला किसी बेवकूफ के साथ अच्छे से पेश क्यों आऊं, जो अपनी मर्जी से खुद चलकर भालू के घर उसका खाना बनने के लिए गया हो। एडन की ये बात सुनकर अंगे मुंह फुलाकर नाराज होते हुए अपने मन में कहती है कि ये लो, ये फिर शुरू हो गए। ब्रेकफास्ट करने के बाद अंगे अपने पेट पर अपने हाथ रखकर ढकार लेती है और फिर अपनी आंखें बंद करके खुश होकर अपने मन में कहती है कि आज का खाना की बहुत ही लाजवाब था। पर ये सोचते ही अचानक से अंगे थोड़ा परेशान हो जाती है और फिर अपने आप से कहती है कि लेकिन मुझे डर है कि सर एडन का बनाया हुआ इतना स्वादिष्ट खाना खा खाकर मैं कहीं मोटी ना हो जाऊं, इसीलिए अब से मुझे थोड़ा कम खाना शुरू करना चाहिए। ये सोचकर अंगे अपनी प्लेट में बचे हुए थोड़े से खाने की तरफ देखते हुए फिर से अपना कांटा और चम्मच उठा लेती है और फिर अपने आप से कहती है कि लेकिन मैं इस खाने को बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ और वैसे भी अभी तो मैं एक मरीज हूँ
और एक मरीज को तो जल्दी ठीक होने के लिए अच्छे से खाना खाना चाहिए। इसीलिए मैं ठीक होने के बाद अपने डाइट करने के प्लान के बारे में सोचूंगी। ये सोचकर अंगे अपने सामने की कुर्सी पर बैठकर खाना खा रहे एडन की तरफ देखती है और फिर खुश होकर मुस्कुराते हुए एडन से पूछती है कि क्या कल की बनाई हुई ब्रेड्स भी बची हुई है। अंगे का सवाल सुनकर एडन थोड़ा हैरान होकर अंगे की तरफ देखते हुए उसे ताना मारते हुए कहता है कि आपने ही तो कहा था कि आपको ब्लैक ब्रेड्स खाने में अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए मैंने बची हुई बाकी की सारी ब्रेड सुअरों को खाने के लिए दे दी। एडन की ये बात सुनकर अंगे थोड़ा फ्लस्टर्ड हो जाती है और फिर थोड़ा एम्बैरेस्ड होकर एडन को एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि मुझे व्हाइट ब्रेड्स खाने में ज्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए आप ज्यादातर व्हाइट ब्रेड्स ही बनाना। और ऐसा नहीं है कि मैं ब्लैक ब्रेड्स को खा ही नहीं सकती हूँ, मैं ब्लैक ब्रेड्स भी खा लेती हूँ, इसीलिए आपको उन्हें सुअरों को देने की जरूरत नहीं थी और आपकी बनाई हुई सारी ही डिशेस खाने में अच्छी होती है। अंगे की ये बातें सुनकर एडन अपनी आंखें बंद करके एक लंबी सांस लेता है और फिर अपनी कुर्सी से खड़े होते हुए अंगे से पूछता है कि क्या आप ब्रेड के बजाय क्रैकर्स खाना चाहेंगी। एडन को खाने के लिए क्रैकर्स ऑफर करते देखकर अंगे बहुत खुश हो जाती है और फिर ताली बजाते हुए जल्दी से हाँ में जवाब देती है, पर फिर थोड़ा सा एम्बैरेस्ड फील करते हुए एडन से कहती है कि अगर आपके पास सुअरों को देने के बाद भी कुछ ब्रेड्स बच गए हों तो वो भी मुझे दे दीजिए। थोड़ी देर बाद अंगे एडन का उसे परोसा हुआ और खाना भी खाकर खत्म कर देती है और फिर एडन को खाना बनाने और परोसने के लिए थैंक यू कहती है। फिर एडन अपनी और अंगे की जूठी प्लेट्स को डाइनिंग टेबल से उठाने लगता है। ये देखकर अंगे एडन से पूछती है कि चाय का क्या हुआ, आज यहाँ पर चाय की केतली क्यों नहीं है। इस पर एडन अंगे को जवाब देते हुए कहता है कि मेरे पास सिर्फ वही सस्ती सी ब्लैक टी ही है जो आपकी हैसियत से मैच नहीं करती है। एडन की ये बातें सुनकर अंगे शर्माने का नाटक करते हुए एडन से अपनी नजरें चुराते हुए सॉफ्ट आवाज में उससे कहती है कि सर एडन प्लीज ऐसा मत कहिए। पर अंगे को इस तरह से बात करते देखकर एडन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इसीलिए वो प्लेट को अपने हाथ में उठाए हुए थोड़े गुस्से और हैरानी से अंगे की तरफ देखता है। फिर एडन उल्टी करने की आवाज करते हुए प्लेट्स लेकर वहाँ से जाते हुए अंगे से कहता है कि मैं आपको ऐसे ही दुनिया भर की सारी चाय पीने के लिए दे दूंगा, लेकिन प्लीज आगे से कभी भी मेरे साथ इतने डिस्गस्टिंग तरीके से बात मत करना। आपके ऐसे मुझसे बात करने की वजह से तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे चक्कर आने लगे हों। एडन की ये बात सुनकर अंगे बहुत शॉक्ड हो जाती है और फिर डाइनिंग टेबल पर अपनी मुट्ठी पटकते हुए थोड़ी ऊंची आवाज में एडन से पूछती है कि क्या, लेकिन सभी लोग तो मुझे ऐसे बात करते हुए सुनने के बाद मुझसे ये कहते आ रहे हैं कि मेरी आवाज कोयल के जितनी सुरीली है। अंगे की ये बात सुनकर एडन केतली में गर्म करने के लिए पानी डालने के बाद अंगे से कहता है कि मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन उन नोबल्स को कोयल की सुरीली आवाज के बारे में कुछ पता ही नहीं है और शायद न ही कभी उन्होंने कोयल की आवाज सुनी है, इसीलिए तो वो आपकी आवाज को कोयल की आवाज से कंपेयर कर रहे थे। ये कहकर एडन उस केतली को चूल्हे के ऊपर पानी गर्म करने के लिए रख देता है कि फिर निराश होकर एक लंबी सांस लेने के बाद अंगे से कहता है कि शहर के लोगों से मैं और उम्मीद कर भी क्या सकता हूँ। एडन की ये बातें सुनकर अंगे बहुत गुस्सा हो जाती है, पर वो एडन को जवाब में कुछ भी नहीं कहती है। थोड़ी देर बाद एडन चाय बनाकर तैयार कर देता है और फिर चाय की केतली और कप्स को उठाकर डाइनिंग टेबल के पास एंगे की तरफ आते हुए एंगे से कहता है कि वैसे अगर मैं ध्यान से सोचूं तो आज आपके बात करने की टोन। एडन ने अभी इतना ही कहा था कि तभी एंगे मुंह फुलाकर थोड़े गुस्से में एडन की तरफ देखते हुए उससे पूछती है कि मेरी टोन के बारे में क्या। अंगे का सवाल सुनकर एडन उन चाय के कप्स को डाइनिंग टेबल पर रखने के बाद केतली से गरम गरम चाय एक कप में डालते हुए अंगे से कहता है कि आज मुझे आपके बात करने की टोन उतनी बुरी नहीं लगी। आज आप मुझ पर रौब झाड़ने के बजाय मुझसे थोड़े अच्छे से बात कर रही थी, इसीलिए आज आप मुझे अनोइंग नहीं लगी। एडन की ये बात सुनकर अंगे बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर एडन से पूछती है कि क्या मैं ऐसे आप पर रौब झाड़कर आपको परेशान करती हूँ। अंगे का ये सवाल सुनकर एडन एक चाय के कप को अपने हाथ में उठाकर सीरियस होकर अंगे की तरफ देखते हुए उसे जवाब देता है कि हाँ। एडन को इतना सीरियस होकर जवाब देते देखकर अंगे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर अपने मन में अपने आप से कहती है कि अनोइंग और वो भी मैं। ये सब सोचकर अंगे एडन से कहती है कि शायद आपको नोबल्स से मिलने की आदत नहीं है, लेकिन असली नोबल्स इसी तरह से ही बात करते हैं। अंगे की ये बात सुनकर एडन टेबल के सामने खड़े हुए चाय की एक घूंट पीने के बाद कुछ सोचकर थोड़े सरकास्टिक तरीके से मुस्कुराते हुए अंगे से अपनी नजरें फेरकर उससे कहता है कि मैं कुछ समय इंपीरियल पैलेस में रहा हूँ, इसीलिए मैं आपकी मेरे कभी असली नोबल्स से नहीं मिलने की बात से सहमत नहीं हूँ और वहाँ पर भी कुछ नोबल्स की बातें सुनने में मुझे बहुत अनोइंग लगती थी, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है तो सभी नोबल्स वैसे अनोइंग तरीके से बात नहीं करते थे। एडन की बातें सुनकर एंगे अपने चाय के कप को टेबल पर से उठाकर चाय पीते हुए एडन से कहने लगती है कि आपको अपने हर सेंटेंस में अनोइंग शब्द डालने की जरूरत नहीं। अंगे ने अभी इतना ही कहा था कि तभी अचानक से अंगे कहती है कि 1 मिनट, आपने अभी कहा कि आप कुछ समय इंपीरियल महल में रहे हैं। अंगे का सवाल सुनकर एडन थोड़ा घबरा जाता है और फिर नर्वस होकर अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए अपने आप से कहता है कि ऊप्स,
ऐसा कहकर एडन अपनी नजरें चुराते हुए अंगे को जवाब देता है कि हाँ, मुझे काम की वजह से वहाँ पर रुकना पड़ा था। एडन की ये बात सुनकर अंगे थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाती है और फिर अपने मन में कहती है कि वाओ सर, एडन काफी अमेजिंग है, क्योंकि नाजायज बच्चों को आमतौर पर बेटा बेटी के रूप में नहीं अपनाया जाता है अगर उनकी माँ खुद एक नोबल घराने से नहीं हो। और क्योंकि सर एडन की माँ तो एक कॉमनर थी, इसीलिए इंपीरियल फैमिली में सर एडन के अपनाए जाने की बात आम नहीं है। और सर एडन को तो इंपीरियल फैमिली ने अपने बेटे के तौर पर अपनाने के बाद टाइटल भी दिया और कुछ समय के लिए अपने साथ इंपीरियल पैलेस में भी रहने दिया। लेकिन पुराने स्वर्गीय एम्परर ने एडन को इतने अच्छे से ट्रीट क्यों किया? वो सर एडन के साथ इतने अच्छे क्यों थे? पर शायद यही कारण था जिसकी वजह से फिलिप सर एडन से इतनी नफरत करता था। एडन किचन की खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए अपनी चाय पी रहा था। फिर एडन अपनी चाय खत्म करने के बाद पीछे अंगे की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि अगर आप अपनी चाय पी चुकी हैं तो अब बाहर चलते हैं। एडन की ये बात सुनकर अंगे थोड़ा हैरान होकर अपनी उंगली से अपनी तरफ इशारा करते हुए एडन से पूछती है कि बाहर, और मैं भी चलूं? अंगे का सवाल सुनकर एडन अपने चाय का कप धोने के लिए सिंक में डालते हुए अंगे से कहता है कि हाँ, आप भी मेरे साथ घर से बाहर चलेंगी। एडन की ये बात सुनकर अंगे थोड़ा घबराते हुए एडन से कहती है कि बिल्कुल नहीं, धूप में घर से बाहर निकलने से मेरी स्किन डैमेज हो जाएगी और आज कल तो इतनी तेज चल रही हवा की वजह से मेरे बाल भी बहुत उलझ जाते हैं। अंगे की बातें सुनकर एडन अंगे के पास आकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए अंगे से कहता है कि आप चाहे मेरे साथ बाहर जाने के लिए मानो या फिर न मानो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। एडन को फिर से अपने आप को गोद में उठाकर वहां से ले जाते हुए देखकर अंगे थोड़ा घबरा जाती है और फिर एडन से कहती है कि वेट, कम से कम धूप से बचने के लिए अपने साथ छाता तो ले लीजिए। एडन से ऐसा कहने के बाद अंगे अपने मन में कहती है कि ओ नहीं, कल रात फिसल कर गिरने के बाद मेरा छाता गुम हो गया था, इसीलिए मेरे पास छाता नहीं है। ये सोचकर अंगे एडन से कहती है कि अगर छाता नहीं तो कम से कम एक हैट ही ले लीजिए। अंगे की बात सुनकर एडन अंगे को धूप से बचने के लिए एक हट पहनने देता है और फिर अंगे को उठाकर अपने साथ खेतों में लेकर आता है। खेतों में पहुंचने के बाद एडन एक पेड़ के नीचे चादर बिछाने के बाद अंगे को उस चादर के ऊपर उस पेड़ की छाया में बिठा देता है। फिर अंगे अपनी बोनट हैट को छूते हुए अपने मन में कहती है कि इस तरह की ड्रेस के साथ ये बोनट बकवास लग रही है। लेकिन खेतों में आने से पहले सर एडन जो घास की बुनी हुई हैट मुझे पहनने के लिए दे रहे थे, ये हैट उस हैट से तो काफी अच्छी है। खेतों में आने से पहले एडन ने अंगे के सिर पर एक स्ट्रॉ हैट रखी थी और उसने अपने एक हाथ को अंगे के सर के ऊपर उस स्ट्रॉ हैट पर रखा था ताकि अंगे उस हैट को अपने सर से न उतार पाए। लेकिन ये देखकर अंगे गुस्सा हो जाती है और फिर एडन से कहती है कि इस हट से मेरा चेहरा छुप गया है और मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसा कहकर अंगे एक नजर एडन की तरफ देखने लगती है, पर अंगे को देखकर एडन की हंसी छूट जाती है और फिर एडन हल्का सा मुस्कुराते हुए अंगे से कहता है कि मुझे सच में लगता है कि ये हट तुम पर काफी जच रही है। लेकिन हट की वजह से अंगे को सिर्फ एडन का आधा मुस्कुराता हुआ चेहरा ही दिखाई दिया था, वो एडन का पूरा चेहरा नहीं देख पाई थी। प्रेजेंट में इन सब बातों के बारे में याद करते हुए एंगे पेड़ की छाया के नीचे बैठे हुए थोड़े गुस्से में कहती है कि मुझे अच्छे से याद है कि जब सर एडन ने कहा था कि वो स्ट्रॉ हैट मुझ पर जच रही है तो उस वक्त वो मुस्कुरा रहे थे, इसीलिए शायद वो मुझसे झूठ बोल रहे थे। ये कहकर अंगे अपनी बॉनेट हैट से अपना चेहरा छुपाते हुए अपने मन में कहती है कि धूप इतनी ज्यादा तेज है, भला सर एडन इतनी तेज धूप में घर से बाहर निकलकर यहाँ आए ही क्यों? एडन स्ट्रॉ हैट पहने खेतों में काम कर रहा था। ये देखकर अंगे अपने मन में कहती है कि ऐसे यहाँ पर बैठे बैठे मैं बोर हो रही हूँ, इसीलिए मुझे सर एडन को देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। ये सोचकर अंगे एडन की तरफ देखती है, तभी उसे एडन कुछ पौधों को उखाड़ता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर अंगे अपने मन में सोचती है कि अना सर एडन इतनी मेहनत से उगाई हुई अपनी फसलों को क्यों उखाड़ रहे हैं। लेकिन दोपहर के समय छाया में बैठे हुए होने की वजह से एंगे को नींद आने लगी थी, इसीलिए वो पीछे की तरफ पेड़ का सहारा लेकर बैठ जाती है और फिर उबासी लेते हुए अपने मन में कहती है कि शायद जब सर एडन अपना काम खत्म करके वापस आएंगे तब मुझे उनसे ये पूछना चाहिए कि आखिर वो अपनी फसल क्यों उखाड़ रहे थे। तभी अचानक से वहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है, जिसकी वजह से एंगे के बाल हवा में लहराने लगते हैं। दोपहर के समय चल रही उस ठंडी हवा को महसूस करके अंगे की पलकें झपकने लगती है और उसे काफी नींद आने लगती है। ये देखकर अंगे अपने मन में कहती है कि इतनी धूप में इस तरह की ठंडी ठंडी हवा बहुत अच्छी लग रही है। ये सोचकर अंगे उस पेड़ की छाया में बिछी हुई चादर के ऊपर लेट जाती है और फिर आसमान की तरफ देखते हुए अपने आप से कहती है कि शायद मुझे थोड़ी देर के लिए सो जाना चाहिए। ऐसा कहकर अंगे अपने मन में अपने आप से कहती है कि अगर मेरे दूसरे टीचर ने मुझे ऐसे इस तरह से यहाँ पर सोते हुए देखा होता तो तब तो मुझे मार पड़ जाती, लेकिन यहाँ पर मुझे ड्यूक क्लास्टर की बेटी की तरह बिहेव करने के लिए कहने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मैं और सर एडन ही हैं, हमारे अलावा यहाँ पर कोई तीसरा इंसान नहीं है। ये सोचकर अंगे हल्का सा ब्लश करते हुए मुस्कुराती है। तभी अचानक से एक हल्की ठंडी हवा का झोंका अंगे के पास से गुजरता है
और फिर अंगे की नजर अपने पास की सीनरी पर जाती है। अपने सामने के हरी भरी घास, पौधों और कई प्रकार के खिले हुए फूलों को देखकर अंगे थोड़ा हैरान हो जाती है और फिर उठकर उस चादर के ऊपर बैठते हुए अपने मन में कहती है कि वेट, आखिर कब ये जगह इतनी बदल गई? जब मैं शादी करके यहाँ आई थी तब तो यहाँ पर इतनी हरियाली नहीं थी। अंगे ये सोच ही रही थी कि तभी अचानक से उसकी नजर चादर के पास खिले हुए बहुत सारे फूलों में से एक फूल पर पड़ती है। फिर अंगे हैरान होकर उस फूल की तरफ देखते हुए कहती है कि ये कौन सा फूल है? मैं तो जंगली फूलों में से सिर्फ डैंडलायन और वायलेट्स को ही पहचानती हूँ, बाकी फूलों के बारे में तो मुझे कुछ भी पता नहीं है। ये कहकर अंगे अपना एक हाथ आगे उस फूल की तरफ बढ़ाती है और फिर उस फूल को तोड़कर अपने हाथों में लेने के बाद उस फूल की तरफ देखते हुए अपने आप से कहती है कि ये फूल बहुत अच्छा है, मुझे ये फूल काफी पसंद है। उस फूल को देखकर अंगे का मूड काफी अच्छा हो गया था, इसीलिए वो धीमे धीमे से अपने मुंह में गाना गुनाते हुए अपनी उस हैट को अपने सर पर से उतारती है और फिर अपने हाथ में लिए उस फूल को अपनी हैट के ऊपर लगाकर अपनी हैट को उस फूल से सजाती है। उस फूल से अपनी हट को सजाने के बाद अंगे को अपनी वो हट और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी, इसीलिए वो अपनी उस हट को देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिर अपने आप से कहती है कि अब ये हट देखने में उतनी बुरी नहीं लग रही है। ये कहकर अंगे उस हट को अपने पास चादर के ऊपर रखते हुए खड़े होने की कोशिश करने लगती है और फिर अपने आप से कहती है कि मुझे लगता है कि अगर मैं इस हट को और भी बहुत सारे फूलों से सजाऊंगी तो ये हट देखने में और भी सुंदर लगेगी। पर लेकिन अंगे अपने आप खड़े होने की कोशिश करने की वजह से उसके पैर पर जोर पड़ता है, जिसकी वजह से उसे अपने पैर में आई हुई उस मोच में दर्द महसूस होता है। इसीलिए फिर अंगे खड़ी नहीं होती है और उस चादर के ऊपर पैर पसार कर बैठे हुए ही अपने मोच आए हुए पाँव की तरफ देखने लगती है। अंगे को अपने उस पाँव में दर्द होने लगा था, इसीलिए फिर अंगे उदास होकर एक लंबी सांस लेती है और फिर से चादर के ऊपर लेटते हुए अपने मन में कहती है कि जब मेरा पाँव पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तब मैं सर एडन से कहूंगी कि मैं फूल चुनने जाना चाहती हूँ। अगर मैं सुंदर सुंदर फूल चुनकर तोड़ने के बाद उन फूलों से अपने खाली कमरे को सजाऊंगी तो इससे मेरा कमरा बहुत अच्छा दिखेगा और उन फूलों को देखकर मुझे बहुत खुशी भी होगी। अंगे ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक से अंगे के पास से एक इंसेक्ट गुजरता है। ये देखकर अंगे थोड़ा हैरान हो जाती है और फिर जल्दी से थोड़ा सा उठकर अपनी बाजू के बल उस चादर पर बैठ जाती है। फिर अंगे उस बग की तरफ देखते हुए अपने आप से कहती है कि ये क्या है? ये बग तो कैपिटल में पाए जाने वाले सेंटिपीड्स और छोटी छोटी मक्खियों के बजाय बहुत ज्यादा क्यूट है। वो काले रंग का बग एक बड़े से गोले को अपने पिछले 4 पैरों से पकड़कर बड़ी मुश्किल से कहीं ले जा रहा था। ये देखकर अंगे अपने दोनों हाथों को अपने गालों के ऊपर रखकर लेटे हुए बहुत ही क्यूरियस होकर उस बग की तरफ देखने लगती है और फिर अपने मन में अपने आप से कहती है कि क्या ये बग इस गोले को अपने घर लेकर जा रहा है? फिर अंगे अपने मन में कहती है कि कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि इतना छोटा सा बग इतनी मेहनत कर रहा है। अंगे उस बग की तरफ देखते हुए ये सोच ही रही थी कि तभी अचानक से एक और बग उस बग के पीछे आता है। उस दूसरे बग को देखकर अंगे अपने मन में सोचती है कि ओह, तो ये इस बग का दोस्त होगा और ये उसकी मदद करने के लिए आया होगा। पर तभी अचानक से वो दूसरा बग उस पहले वाले बग का गोला उससे छीनकर उस गोले को लेकर वहां से भागकर दूसरी डायरेक्शन की तरफ जाने लगता है। ये देखकर अंगे बहुत हैरान हो जाती है और जल्दी से उठकर अपनी सीट पर बैठते हुए अपने मन में कहती है कि अरे नहीं, ये दूसरा बग तो चोरी कर रहा है। पर तभी वो पहले वाला बग उस दूसरे वाले बग के पीछे जाकर उस बग से अपना वो गोला वापस ले लेता है। ये देखकर अंगे एक लंबी सांस लेकर अपने आप से कहती है अच्छा किया कि उसने अपना गोला उस चोर बग से वापस ले लिया। पर तभी अचानक से वो दोनों बग उस गोले के लिए एक दूसरे से छीना झपटी और लड़ाई करने लगते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों में से कोई भी उस गोले को वहां से नहीं ले जा पा रहा था। ये देखकर अंगे थोड़ा नर्वस हो जाती है और फिर अपने एक हाथ की मुट्ठी बंद करके उन दोनों बग्स की तरफ देखते हुए उस पहले वाले बग से कहती है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, इसी तरह से लड़ते रहो और उस चोर बग को अपना गोला मत ले जाने दो, तुम ये कर सकते हो, उस चोर बग से हारना मत। उन दोनों बग्स को देखकर अंगे को अपनी सबसे बड़ी दुश्मन अमेकेंडोल की याद आती है, जो हमेशा ही अंगे की पहले से ही बुक की हुई सभी चीजों को उससे छीन लेती थी। इसीलिए उस दूसरे बग को भी केंडोल की तरह ही चीजें छीनकर चुराते हुए देखकर अंगे बहुत गुस्सा हो जाती है और फिर जोर से उस पहले वाले बग से कहती है कम ऑन, उस समय केंडोल को छोड़ना मत और उसे अच्छे से सबक सिखाओ। उस पहले वाले बग से ऐसा कहने के बाद अंगे गुस्से में उस दूसरे बग से कहती है कि तुम छोटे से चोर कहीं के, अगर तुम्हें गोला चाहिए है तो मेहनत करके खुद अपना गोला बनाओ। अंगे गुस्से में ये सब कह ही रही थी कि तभी एडन भी वहां पर आ जाता है, पर अंगे को इतने गुस्से में किसी से बात करते हुए देखकर एडन थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर अंगे की तरफ आगे चलकर आते हुए अपने ग्लव्स खोलते हुए अंगे से पूछता है कि लेडी अंगे, आप इतने ध्यान से क्या देख रही हैं? अचानक से एडन की आवाज सुनकर अंगे एडन की तरफ देखती है। तब तक एडन भी अंगे के पास पहुंच गया था और खड़े होकर एकटक उन दोनों बग्स की तरफ देख रहा था। एडन को उन बग्स की तरफ देखते हुए देखकर अंगे अपनी हट से अपना चेहरा छुपाते हुए थोड़ा हिचकिचाते हुए एडन से कहती है कि कुछ नहीं। अंगे को ऐसे अपना चेहरा छुपाते हुए देखकर एडन उससे फिर से पूछता है कि क्या पक्का कोई बात नहीं है? ये कहकर एडन अंगे से कहता है कि मैंने देखा था कि आप उन दोनों डंग बीटल्स को लड़ाई लड़ते हुए देखकर बहुत एक्साइटेड हो गई थी।
और आप एक डंग बीटले को सपोर्ट करते हुए उसकी हिम्मत भी बढ़ा रही थी। मुझे तो लग रहा था कि आप इन डंग बीटल्स की फाइट को काफी एंजॉय कर रही थी। एडन की बातें सुनकर अंगे थोड़ा एम्बैरेस्ड हो जाती है और फिर एडन से अपना मुंह मोड़कर छुपाते हुए धीमे से खरास कर अपना गला ठीक करने का दिखावा करती है और फिर एडन से कहने लगती है कि नहीं, मैं इन दोनों की फाइट को देखकर एंजॉय नहीं कर रही। लेकिन अंगे सिर्फ इतना ही कहती है और फिर मुड़कर हैरानी से एडन की तरफ देखते हुए उससे पूछती है कि 1 मिनट, क्या आपने कहा कि ये बीटल्स है? इस पर एडन अंगे को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, ये डंग बीटल्स है। एडन का जवाब सुनकर अंगे बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और अपना मुंह खुला करके हैरानी से एडन की तरफ देखने लगती है। फिर अंगे थोड़ा झिझकते हुए एडन से पूछती है कि तब क्या ये गोला जिसके पीछे ये दोनों लड़ाई कर रही है, क्या ये गोला भी मिट्टी का गोला नहीं है? अंगे का सवाल सुनकर एडन उन दोनों बीटल्स की तरफ देखते हुए अंगे से कहने लगता है कि नहीं, ये मिट्टी का गोला नहीं बल्कि गाय का गोबर। एडन ने अभी सिर्फ इतना ही कहा था कि तभी अंगे अपने दोनों हाथों को अपने कानों पर रखकर अपने कान बंद करते हुए ऊंची आवाज में एडन से कहती है कि नहीं, आगे कुछ मत कहिए, मैं आपकी आवाज नहीं सुन सकती हूँ। अंगे को इतना शॉक्ड देखकर एडन अंगे से कहने लगता है कि ये भी हो सकता है कि ये घोड़े का गोबर। एडन ने फिर से अभी इतना ही कहा था कि तभी अंगे अपने कान बंद किए हुए ही मुड़कर एडन की तरफ देखती है और फिर थोड़ा गुस्सा होकर ऊंची आवाज में एडन से कहती है कि एक लेडी के सामने इस तरह की गंदी चीजों के बारे में बात मत कीजिए। वहीं वो दोनों बीटल्स उस गोले को साइड में रखकर अभी भी एक दूसरे से फाइट कर रही थी। ये देखकर अंगे अपने अंगूठे और एक उंगली से अपने नाक को बंद करके एडन से कहती है कि मुझे लग रहा है कि अब मुझे गोबर की स्मेल आ रही है। ऐसा कहकर अंगे एडन की तरफ देखते हुए एडन से पूछती है कि लेकिन ये दोनों बीटल्स गोबर के पीछे एक दूसरे से लड़ाई क्यों कर रही है? आखिर उन्हें ये गोबर किस लिए चाहिए? अंगे का सवाल सुनकर एडन अंगे की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि ये इस गोबर को अपने घर ले जाकर इसे खाएंगी, ये इनका खाना है। एडन की ये बात सुनकर अंगे को उल्टी आने लगती है। तभी एडन अंगे से कहता है कि ये कोई बुरी या शर्म की बात नहीं है, क्योंकि ये बीटल्स बहुत ही हेल्पफुल क्रिएचर्स हैं। ये बीटल्स वो चीजें साफ करती हैं जिन्हें इंसान साफ करने में फेल हो गया होता है। एडन की ये बातें सुनकर अंगे एडन से पूछती है कि क्या सच में ऐसा है? इस पर एडन अंगे से कहता है कि ये बात तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये बीटल्स घर और खेतों में कम से कम आपसे तो ज्यादा ही काम करती है, इसीलिए आपके मुकाबले तो ये बीटल्स मेरी बहुत मदद करती है। एडन की ये बातें सुनकर अंगे अपने नाक पर से अपना हाथ हटा लेती है और फिर थोड़ा नाराज होकर एडन की तरफ देखते हुए उससे कहती है कि आप मुझे अनोइंग बोल रहे हो, लेकिन आप तो मुझसे से भी बुरे हो। ऐसा कहकर अंगे एडन से पूछती है कि तो क्या ये बीटल्स जानवरों के गोबर की खाद के लिए एक दूसरे से लड़ रही? अंगे ने सिर्फ इतना ही कहा था कि तभी एडन थोड़ा नाराज होकर अंगे की तरफ देखते हुए अपना सिर हाँ में हिलाते हुए अंगे से कहता है कि बिल्कुल सही। लेकिन एडन की ये बात सुनते ही अंगे की हंसी छूट जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। अंगे को इस तरह से हंसते हुए देखकर एडन थोड़ा हैरान हो जाता है, पर फिर वो ख्यालों में खोए हुए एकटक अंगे की तरफ देखने लगता है। तभी अंगे हंसते हुए एडन से कहती है कि वो वाओ, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं आखिरी बार इतना कब हंसी थी। जिस तरह से वो बीटल्स इस गोले के लिए लड़ रही थी, उससे मैंने तो सोचा कि शायद इसमें सोना या ऐसी कुछ कीमती चीज होगी। ऐसा कहकर अंगे जोर जोर से हंसने की वजह से अपनी आंखों में आए हुए आंसू को पोंछते हुए धीमे से अपने मुंह में कहती है कि तो ये खाने के लिए एक दूसरे से लड़ रही थी, लेकिन इंसान तो ऐसी चीजों के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं जिसे वो खा भी नहीं सकते हैं। अंगे की बातें सुनकर एडन अंगे के पास आकर अपने घुटनों के बल उस चादर के ऊपर बैठते हुए अंगे को अपनी गोद में उठाने लगता है और फिर अंगे से कहता है कि खाना खाने का वक्त हो गया है। बग्स भी अपने खाने की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए हमें भी अपने खाने की तैयारी करनी चाहिए। एडन की बातें सुनकर अंगे एडन को पकड़ने के लिए अपनी बाहें उसकी तरफ फैलाते हुए एडन से पूछती है कि हम क्या बनाने वाले हैं। अंगे का सवाल सुनकर एडन अंगे को पकड़कर अपनी गोद में उठा लेता है और फिर अंगे से कहता है कि आपको क्या लगता है मीट के गोले खाने में कैसे रहेंगे? गोले का नाम सुनकर अंगे को बहुत चिढ़ आती है, इसीलिए वो एडन से कहती है कि सर एडन, मुझे लगता है कि आपको मेरा मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता है। लेकिन तभी अचानक से अंगे ध्यान एडन के कपड़ों से आ रही स्मेल पर जाता है। फिर अंगे अपने मन में सोचती है कि 1 मिनट, ये तो धूल, मिट्टी और घास की स्मेल है। क्या ये सर एडन के कपड़ों से आ रही है? लेकिन ये गंध इतनी बुरी नहीं है। एडन अंगे को अपनी गोद में उठाकर चलते हुए खेतों से वापस घर की तरफ जा रहा था। वहीं अंगे इन सब बातों के बारे में सोचते हुए हल्का सा मुस्कुराकर और ब्लश करते हुए एडन की तरफ देख रही थी। फिर अंगे अपने मन में कहती है कि जब मैं वापस लौटकर कैपिटल में जाऊंगी तो मैं मेरे इत्र वाले को मेरे लिए ऐसी ही मिट्टी और घास की गंध वाला इत्र बनाने के लिए कहूंगी। घर पहुंचने के कुछ घंटों बाद जब एडन और अंगे फ्रेश होकर कपड़े बदलने के बाद कब का लंच भी कर चुके थे, तो एडन अंगे को मुंह फुलाए हुए नाराज देखकर उससे पूछता है कि क्या हुआ, इस तरह का चेहरा क्यों बनाकर रखा है? एडन का सवाल सुनकर अंगे उससे अपनी नजरें फेरे मुंह फुलाते हुए उससे कहती है कि क्या आप सच में अब मुझसे ये पूछ रहे हैं? अंगे की ये बात सुनकर एडन अंगे की तरफ देखते हुए मासूमियत से उससे कहता है कि हाँ, लेकिन एडन का जवाब सुनकर अंगे बहुत गुस्सा हो जाती है। तभी एडन अंगे से कहता है कि मैंने आपके लिए लंच बनाकर आपको खिलाया, फिर मैं आपकी चोट चेक करवाने के लिए डॉक्टर को भी लेकर आया और फिर मैंने आपकी मलहम पट्टी करके तैयार होने में भी मदद की।
इसीलिए अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या बात है। अब अचानक से आप किस बात से इतना नाराज हो गई? लेकिन एडन की ये बातें सुनकर अंगे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में चिल्लाते हुए एडन से कहती है कि आपने यहाँ से जाने से पहले मुझे बांध कर रख दिया था। अंगे के गुस्से में इतने जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर एडन के कान के पर्दे फट जाते हैं। तभी अंगे एडन से कहती है कि मैं आपकी पुरानी हरकत की वजह से नाराज हूँ। दरअसल थोड़ी देर पहले जब एडन डॉक्टर को लाने के लिए घर से बाहर जाने वाला था तो वो बाहर जाने से पहले अंगे को रस्सी से बांधकर सोफे पर बिठाकर गया था। इसीलिए जब एडन डॉक्टर को लेकर वापस आता है तो अंगे एडन पर बहुत गुस्सा होती है और एडन को उसकी रस्सियां खोलने के लिए कहती है। वहीं वो डॉक्टर भी अंगे को इस तरह से बंधा हुआ देखकर बहुत शॉक्ड हो गया था और हैरानी से एडन की तरफ देखे जा रहा था। तभी एडन डॉक्टर को अंदर चलकर अंगे की चोट को चेक करने के लिए कहता है। ऐसा कहकर एडन अंगे की रस्सी खोल देता है, पर तभी वो डॉक्टर धीमे से एडन से पूछता है कि ये लेडी कौन है। ये सब बातें याद करने के बाद एडन कुछ सोचते हुए अपने मन में कहता है कि वैसे वो डॉक्टर मेरे और अंगे के बारे में जानने के लिए बड़ा क्यूरियस लग रहा था। इसीलिए अंगे का चेकअप होने के बाद मुझे उस डॉक्टर को अंगे का इलाज करने की उसकी फीस के अलावा और भी पैसे देने पड़े ताकि वो डॉक्टर यहाँ से जाने के बाद अपना मुंह बंद रखें और यहाँ पर देखी हुई बातों के बारे में किसी को न बताए। पर मुझे नहीं लगता है कि वो बूढ़ा गपोड़िया आदमी इस बात को सीक्रेट रख पाएगा। ये सब सोचकर एडन एक लंबी सांस लेता है और फिर अपने मन में अपने आप से कहता है कि चीजें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। एडन ये सब सोच ही रहा था कि तभी अंगे गुस्से में चिल्लाते हुए एडन से कहती है कि पहले तो मैं भाग सकती थी, इसीलिए आपका मुझे भागने से रोकने के लिए ऐसा करना मैं समझ भी सकती हूँ, लेकिन इस वक्त तो मेरे पैर में चोट लगी हुई है, इसीलिए मैं भागकर कहीं भी नहीं जा सकती हूँ। अंगे की ये बातें सुनकर एडन शांति से अंगे से कहता है कि मैंने वॉर के वक्त बहुत से सिपाहियों को अपनी जख्मी टांगों के साथ भी भाग कर जाते हुए देखा है और उनकी चोटों के मुकाबले तो मुझे पैर में आई हुई मोच उतनी बड़ी चोट भी नहीं लगती है। एडन की ये बातें सुनकर अंगे बहुत गुस्सा और नाराज हो जाती है और मुंह फुलाकर एडन की तरफ देखती है। फिर अंगे लकड़ी की लाठी का सहारा लेकर अपनी सीट से खड़े होते हुए एडन से कहती है कि मैं कोई सिपाही नहीं हूँ और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि क्योंकि आप मुझ पर भरोसा न कर पाने की वजह से मुझे यहाँ पर जानवरों की तरह बांध कर यहाँ से चले गए। एडन से ऐसा कहने के बाद अंगे उस लकड़ी की लाठी के सहारे धीमे धीमे वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर एडन अंगे से पूछता है कि आप कहाँ जा रही हो। इस पर अंगे आगे की तरफ चलते हुए एडन से कहती है कि क्यों, क्या अब मैं अपने कमरे में भी नहीं जा सकती हूँ? अंगे को लड़खड़ाते हुए उस लकड़ी की लाठी के सहारे वहाँ से जाते हुए देखकर एडन भी अंगे के पीछे पीछे आते हुए अंगे से पूछता है कि तब डिनर का क्या? इस पर अंगे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए नाराज होकर एडन से कहती है कि मुझे भूख नहीं है। पर ऐसा कहते ही अंगे एक नजर पीछे एडन की तरफ देखती है और फिर हल्का सा खुश होकर थोड़ा झिझकते हुए एडन से पूछती है कि वैसे डिनर में क्या बना है? इस पर एडन अंगे को जवाब देते हुए कहता है कि डिनर में अंडे के पेस्ट और गाजर के फ्राई किए हुए छोटे छोटे टुकड़ों की सैंडविच है और उस सैंडविच की ब्रेड टोस्ट की हुई है और इसके साथ उस ब्रेड पर ताज़ा ताज़ा मक्खन भी लगा हुआ है। एडन से खाने के बारे में सुनकर अंगे की आंखें चमक उठती है और उसके मुंह से लार भी टपकने लगती है, पर फिर वो खाने की वजह से अपने मुंह में आए पानी को निगलकर एडन से कहती है कि नहीं, मेरा खाना खाने का मन नहीं है। लेकिन अंगे की शक्ल देखकर और खाने के नाम से उसकी लार टपकते देखकर एडन हल्का सा मुस्कुराता है और फिर अंगे से कहता है कि खाना खाने के बाद मीठे में चॉकलेट है, वो भी बाजार में उस चॉकलेट का नया स्टॉक आया हुआ है, इसीलिए मैं घर आती बार कुछ अपने साथ भी ले आया था। एडन की ये बातें सुनकर अंगे थोड़ा खुश हो जाती है और फिर थोड़ा नखरा दिखाते हुए एडन से कहती है कि मैं उस चॉकलेट का सिर्फ एक ही पीस खाऊंगी। एडन से ऐसा कहने के बाद अंगे लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। तभी एडन अंगे से कहता है कि वैसे मुझे याद आया कि आपके लिए एक खत आया है। एडन की ये बात सुनकर अंगे बहुत हैरान हो जाती है और फिर हैरानी से एडन से पूछती है कि क्या, पर तभी अचानक से नीचे उतरते हुए आखिरी सीढ़ी पर अंगे का मोच वाला पांव फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो बैलेंस खोकर आगे एडन की बाहों में गिरती है। वहीं एडन जो अंगे को पकड़ने के लिए अपनी बाहें फैलाकर खड़ा हुआ था, अंगे को अपनी एक बाजू पकड़े हुए देखकर उसकी की तरफ देखने लगता है। तभी अंगे एडन से कहती है कि मुझे मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। पर इससे पहले कि एडन कुछ कह पाता तभी अंगे अपना सिर उठाकर एडन की तरफ देखती है और फिर थोड़ी ऊंची आवाज में एडन से पूछती है कि आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। अंगे का सवाल सुनकर एडन अंगे को जवाब देता है कि क्योंकि आप मुझे दोपहर से इग्नोर करती आ रही है तो फिर मैं आपको कैसे बताता। एडन की ये बात सुनकर अंगे एडन से कहती है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो आप ही हो जिसने मुझे एक कैदी की तरह रखा हुआ था। ऐसा कहने के बाद अंगे मासूम और क्यूट सा चेहरा बनाकर एडन की तरफ देखते हुए प्यार से एडन से कहती है कि अब मैं बिल्कुल भी नहीं भागूंगी, इसीलिए क्या अब आप मेरा भरोसा करेंगे? लेकिन अंगे की एक्टिंग देखकर एडन अंगे के चेहरे की तरफ देखते हुए अंगे से कहता है कि आपकी आंखें देखकर ही मैं कह सकता हूँ कि इन पर झूठ का पर्दा चढ़ा हुआ है, इसीलिए मैं आपकी बातों पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। एडन की ये बात सुनकर अंगे एडन को हल्का सा पुश करके उससे दूर हो जाती है और फिर एडन से अपनी नजरें फेरकर धीमे से अपने आप से कहती है कि टीएस की अपनी भलाई करने के मामले में बहुत चालाक है।
वहीं एडन एकटक अंगे की तरफ देखे जा रहा था। तभी अंगे अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर एडन से कहती है कि मेरे लिए भेजा गया मेरा वो खत मुझे दे दो और मैं अपना डिनर ऊपर मेरे कमरे में ही करना चाहती हूँ। अंगे की बातें सुनकर एडन अंगे के लिए आया वो खत अंगे के हाथ में पकड़ा देता है और फिर अंगे से कहता है कि ठीक है। तभी अंगे खुश होकर उस खत को अपनी ड्रेस की पॉकेट में डालने लगती है। अंगे को खत पाकर इतना खुश देखकर एडन अपने मन में अपने आप से कहता है कि मेरे ख्याल से वो जल्दी से अपने कमरे में जाकर इस खत को पढ़ना चाहती है। ये सोचकर एडन थोड़ा मायूस सा चेहरा बनाकर अंगे की तरफ देखते हुए फिर से अपने आप से कहता है कि पक्का उसे अपने परिवार की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, इसीलिए वो ये खत पाकर इतना खुश हो गई। क्योंकि जब मैं राजमहल में था तब मैं भी इसी की तरह बिहेव करता था और मेरे लिए भेजे खतों का इंतजार करता रहता था। ये सब सोचकर एडन बहुत मायूस हो जाता है। फिर एडन एक बड़ी सी प्लेट में 2 सैंडविचेस रखता है और एक छोटी प्लेट में चॉकलेट ले कुछ टुकड़े रखने के बाद उन दोनों प्लेट्स को एक लकड़ी की बास्केट में डालकर उस बास्केट को एंगे की बाजू में पिरोते हुए एंगे से कहता है कि प्लीज खाने के टुकड़ों को बिस्तर पर मत गिराना। एडन की ये बात सुनकर एंगे उस बास्केट की तरफ देखते हुए एडन से कहती है कि आप बहुत ज्यादा प्रवचन देते हो। अंगे को ये बात सुनकर एडन थोड़ा नाराज होकर अंगे से कहने लगता है कि अगर आप अपने बिस्तर पर कीड़े मकोड़े या चींटियां लगे हुए नहीं देखना चाहती है तो खाने के टुकड़े गिराने के बारे में सोचना भी मत और ध्यान से खाना। लेकिन एडन ने अभी इतना ही कहा था कि तभी अंगे वो बास्केट लेकर लड़खड़ाते हुए वहां से सीढ़ियों की तरफ जाने लगती है और फिर एडन से कहती है कि हाँ मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। पर ऐसा कहने के बाद अंगे एडन से कुछ और कहने से पहले थोड़ा हिचकिचाती है। ये देखकर एडन थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर सोचता है कि वो क्या कहना चाहती है। पर एडन अंगे की तरफ देखते हुए ये सोच ही रहा था कि तभी अंगे पीछे एडन की तरफ मुड़कर देखती है और फिर हल्का सा ब्लश करते हुए थोड़ा हिचकिचाने और नखरे दिखाने के बाद एडन से कहती है कि अभी के लिए थैंक यू। लेकिन अंगे की ये बात सुनकर एडन थोड़ा हैरान होकर अंगे से पूछता है कि किस लिए? उस चेंबर पॉट को तुम्हारे कमरे में रखने के लिए? एडन की ये बात सुनकर अंगे थोड़ा गुस्सा हो जाती है और फिर गुर्राते हुए एडन से कहती है कि नहीं, उसके लिए नहीं, और वैसे भी मैं उस अजीब सी चीज को इस्तेमाल भी नहीं करती हूँ। एडन से ऐसा कहने के बाद अंगे अपना गुस्सा शांत करने के लिए एक लंबी सांस लेती है और फिर एडन से अपनी नजरें चुराते हुए उससे कहती है कि मैं आपको मेरे लिए डॉक्टर को लेकर आने और मेरे लिए मेरा खत लेकर आने के लिए थैंक यू कह रही हूँ। अंगे को अचानक से इन सब बातों के लिए थैंक यू कहते सुनकर एडन थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर अपने एक हाथ से अपना सर खुजलाकर कुछ सोचते हुए अंगे को जवाब देता है कि ये मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। ऐसा कहने के बाद एडन खामोश होकर अंगे की तरफ देखने लगता है। वहीं अंगे भी एडन से अपनी नजरें फेरे हुए चुपचाप वहां पर खड़ी हुई थी, जिसकी वजह से उस जगह पर बहुत ही ऑकवर्ड का माहौल क्रिएट हो गया था। एडन और अंगे दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या कहें, इसीलिए फिर अंगे एडन से कहती है कि अब मैं ऊपर अपने कमरे में जा रही हूँ। इस पर एडन अंगे से कहता है कि ठीक है। फिर अंगे जल्दी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अपने कमरे में चली जाती है और फिर नीचे से अपने साथ लाई हुई उस लकड़ी की बुनी हुई बास्केट में से वो दोनों प्लेट्स निकलकर टेबल पर रखने के बाद वहीं टेबल के पास ही रखी हुई कुर्सी के ऊपर बैठ जाती है और फिर अपने मन में कहती है कि क्योंकि वो दूसरे नोबल्स की तरह नहीं है, शायद इसीलिए उससे डील करने में मुझे इतनी परेशानी होती है। ये सोचकर अंगे एक लंबी सांस लेती है और फिर अपने आप से कहती है कि लेकिन भले ही वो थोड़ा खुश्क है, लेकिन वो देखने में ठीक ठाक ही लगता है। एडन के बारे में ये सब सोचने के बाद अंगे अपना सिर हिलाते हुए अपने आप से कहती है कि मैं क्या बकवास सोच रही हूँ? ये सब सोचने के बजाय मुझे मेरे लिए भेजे हुए उस खत को पढ़ना चाहिए। ये सोचकर अंगे उस खत को एनवलप से निकालकर उस एनवलप की तरफ देखते हुए अपने आप से कहती है कि इस खत को भेजने वाले ने इस खत के एनवलप में अपना नाम नहीं लिखा है। क्या एम्परर की नजर से बचने के लिए उस इंसान ने इस खत को ऐसे भेजा? लेकिन ये खत आखिर भेजा किसने होगा? ये सोचकर अंगे उस खत को एक नजर देखती है, पर उस खत को एक नजर देखते ही अंगे बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने हाथ में पकड़े हुए उस खत को गुस्से में मरोड़ते हुए अपने आप से कहती है कि वो घटिया औरत। ये कहकर अंगे उस खत को मरोड़कर अपने बिस्तर के ऊपर फेंक देती है। दरअसल वो खत अंगे की दुश्मन ने भेजा था और उस खत में उस लड़की ने लिखा था कि क्योंकि तुम्हारी शादी एडन फिट्जरॉय से हुई है तो शायद अब मुझे तुम्हें लेडी फिट्जरॉय ही कहना चाहिए, है ना? तो लेडी फिट्जरॉय, मेरी तरफ से तुम्हें शादी की बहुत बहुत बधाई। इस वक्त पूरी राजधानी में सिर्फ तुम्हारी शादी के ही चर्चे हो रहे हैं, लेकिन तुम्हारे बारे में जानकर मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगा, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए रोई भी। अरे हाँ, मैं ये बात बताना तो भूल ही गई थी कि अभी थोड़े दिन पहले मेरी भी सगाई हो गई, इसीलिए मैं भी तुमसे सीख लेकर सीधी सादी शादी करना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरा मंगेतर बहुत ही ज्यादा अमीर है और वो मुझ पर पूरी तरह से लट्टू है। इसीलिए उसने अभी से ही मुझे हीरे जवाहरात से इतना सजा दिया है कि मुझे डर है कि कहीं मैं मेरी ड्रेस में लगे हुए इतने हीरे जवाहरात के वजन को संभाल नहीं पाने की वजह से गिर ना पड़ूं। अरे हाँ, वैसे मैंने सुना था कि जहाँ पर तुम रहती हो वो जगह शहर से काफी दूर है, इसीलिए उस एरिया में शॉपिंग भी नहीं कर सकते हैं।
उस खत में लिखी हुई बातों की वजह से अंगे बहुत गुस्सा हो गई थी। इसीलिए फिर वो अपने बिस्तर पर चढ़कर उस खत को उठाती है और फिर गुस्से में उस खत को फाड़कर उसके टुकड़े टुकड़े करते हुए अपने आप से कहती है कि मुझे उस औरत से नफरत है, मुझे उससे बहुत नफरत है, मुझे उससे बहुत ज्यादा नफरत है। दरअसल अंगे की दुश्मन उस लड़की ने आगे उस खत में अंगे को लिखा था कि मैं अपने कुछ पुराने कपड़े जिन्हें मैं गरीबों को दान में देने के बारे में सोच रही थी, अब मैं अपने उन कपड़ों को तुम्हारे पते पर तुम्हें भेजने के बारे में सोच रही हूँ। तुम्हें मेरे पुराने कपड़े पहनना बुरा तो नहीं लगेगा ना? हमारी पुरानी दोस्ती के नाते मैं तुम्हें मेरे वो पुराने कपड़े तुम्हारी शादी के तोहफे के तौर पर भेज रही हूँ, इसीलिए मेरे भेजे हुए इस तोहफे को प्लीज एक्सेप्ट कर लेना। उस खत में लिखी हुई इन सारी बातों को पढ़कर अंगे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया हुआ था। इसीलिए उस खत के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद भी अंगे का गुस्सा जरा भी कम नहीं होता है। इसलिए फिर वो अपने पिलो को अपनी गोद में रखकर उस पर पंच मारने लगती है और फिर अपने मन में कहती है कि आखिर उस घटिया औरत को मेरे हालातों के बारे में पता कैसे चला और उसे इस घर का पता कैसे मालूम हुआ? मैंने तो सिर्फ मेरे बहुत ही नजदीकी और पक्के दोस्तों को खत लिखकर भेजे थे, लेकिन क्या उनमें से किसी ने मुझे धोखा दे दिया और उस घटिया औरत को मेरे हालातों और घर के पते के बारे में बता दिया? इन सब बातों के बारे में सोचकर अंगे का सर दर्द करने लगा था। इसीलिए वो ड्रॉर में से अपनी सिर दर्द की दवाई निकालती है और फिर अपने आप से कहती है कि मुझे कैसे भी करके कैपिटल में वापस लौटने का कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। लेकिन ये सोचकर अंगे एक लंबी सांस लेती है और फिर उदास होकर अपने घुटनों के बल फर्श पर बैठते हुए अपने आप से कहती है कि लेकिन कैसे, आखिर मैं वापस कैपिटल में कैसे जाऊं? मेरे पिता और मेरे दोस्तों ने सभी ने मुझसे मुंह मोड़ दिया है, कोई भी मेरा साथ देने को तैयार नहीं है और मेरे नौकर भी मेरे नहीं हैं, क्योंकि वो ग्लास्टर हाउस के लिए काम करते हैं, इसीलिए वो भी सिर्फ मेरे पिता की ही सुनेंगे। ये सोचकर अंगे उदास होकर अपने आप से कहती है कि कोई भी मेरा साथ देने को तैयार नहीं है। पर फिर इन सब बातों के बारे में सोचने के बाद अंगे अपनी मदद अपने आप ही करने का फैसला लेती है और अपने आप से कहती है कि मुझे कैसे भी करके कैपिटल में लौटने का कोई ना कोई रास्ता तो खोजना ही होगा।